हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT नीट। आई होप आप जानते हैं ये प्लेटफॉर्म पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यानी कि IIT JEE नीट, रेलवे, बैंकिंग, SSC, इवन किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स और अलग अलग मीडियम्स, इस तरीके से ऑलमोस्ट हर सेक्टर, हर सेगमेंट में हम आपको प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन, यानी पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या पेड वर्जन, या एक्स्ट्रा भी बोलूँगा कोई पेड वर्जन ट्रायल मोड कुछ भी नहीं है। पूरा कोर्स, पूरा मॉड्यूल, पूरा पैकेज, पूरा प्रोग्राम एट एब्सोल्युटली नो कॉस्ट थ्रू आवर प्लेटफॉर्म www.magnetbrains.com, या फिर आप चाहें तो हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट विच इज़ डेडिकेटेड फॉर IIT JEE नीट, आप एक्सेस कर सकते हैं। पूरा कंटेंट सिस्टमैटिकली आपके लिए रखा हुआ है। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हमारा IIT JEE मैथमेटिक्स का, जिसमें हम बात करेंगे 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर में डी मोवर्स थ्योरम एंड ऑफ कोर्स डी मोवर्स थ्योरम का एक एक्सटेंडेड वर्जन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यानी कि अभी तक जो भी हमने डी मोवर्स थ्योरम और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को समझा है, या फिर अभी तक जितनी भी अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप की है हर एक चीज़ को लेकर, आज उनके एप्लीकेशन पर बेस्ड ही लेक्चर है। तो आज कई सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, ऑफ कोर्स JEE मेंस के, JEE एडवांस के, और कई सारे अच्छे इंटरेस्टिंग इंसाइटफुल क्वेश्चंस जिनके थ्रू आप इन कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट कर पाएँ और आप बारीकियाँ सीख पाएँ। आज का सेशन शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। पर सबसे पहले हम सीखते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स का ये जो IIT JEE नीट प्लेटफॉर्म है, ये आपके लिए क्या क्या चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है। हम सबसे पहले तो ये इंश्योर करते हैं स्टूडेंट्स कि हम आपको हर चैप्टर के हर टॉपिक पर बहुत ही डिटेल्ड कॉम्प्रहेंसिव एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाएं, जिसमें कई सारे न्यूमेरिकल्स रखें, जो कि ऑफ कोर्स कई सारे इंसाइटफुल क्वेश्चंस, पास्ट ईयर्स ऑफ JEE मेंस एंड एडवांस के उस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस, ताकि हर अच्छे तरीके से वो टॉपिक कंप्लीट करवाया जाए और आपको उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दी जाए। ना सिर्फ ये, बल्कि आपको DPPs भी प्रोवाइड की जाती हैं, यानी जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होगा तो उसकी DPP आपको प्रोवाइड की जाएगी। उस DPP के थ्रू आप उस टॉपिक को और मजबूत और कंसोलिडेट बनाते हैं। इवन वो DPP का भी वीडियो सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं ऑन आवर इधर प्लेटफॉर्म www.magnetbrains.com, या फिर हमारी वेबसाइट के अलावा यूट्यूब चैनल जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, हम आपके लिए रैंक बूस्टर प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, जहां पर हम ये इंश्योर करने वाले हैं कि हम ओवरऑल आपको हर चैप्टर पर 1500 क्वेश्चंस, यानी ऑन एन एवरेज पर टॉपिक 100 क्वेश्चंस देने का टारगेट रखते हैं, जिसके थ्रू हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का आपको एक्सपोजर दे पाएँ। हम आपको हर तरह के क्वेश्चन से डील करना है, उन्हें टैकल करना सिखा पाएँ कि देखो इन्हें आसानी से इस तरीके से सीखा, सोचा या समझा जा सकता है। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि ऑफ कोर्स आपको हम आने वाले वक्त में सब्सिक्वेंटली चैप्टर वाइज भी JEE मेंस और एडवांस के पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस करवाएंगे। और इसी के साथ साथ आपको पता होगा कि आप हमसे अपने डाउट्स भी क्लियर करवा सकते हैं। बड़ा ही आसान सा तरीका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा, आस्क योर डाउट, वहाँ क्लिक करिए और अपना डाउट फॉरवर्ड करिए, या फिर आप चाहें तो वेबसाइट पर भी आपको एक बटन दिखाई देगा, आस्क योर डाउट, वहाँ क्लिक करके आप अपना डाउट हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स आपके लिए हम वक्त वक्त पर सारे फैकल्टी मेंबर्स जो भी ज़रूरी गाइडेंस है देते रहेंगे, ताकि आप अपनी तैयारी पूरे फुल फ्लेजेड मैनर में फोकस और कंसंट्रेशन के साथ कंटिन्यू कर पाएँ। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स आपके हम चैप्टर वाइज टेस्ट भी लेकर आएंगे, यानी हर एक चैप्टर का एक कंप्लीट अच्छा शानदार सा टेस्ट, जिसे देखकर आप खुद का एक एवेल्युएशन कर पाएँ और सेल्फ असेसमेंट करके आप अपना एनालिसिस ले पाएँ और देख पाएँ कि आपको और कितना किस चैप्टर पर काम करने की ज़रूरत है। आपके लिए बिल्कुल हम वन शॉट रिविजन भी लेकर आएंगे, यानी हर चैप्टर का एक प्रिसाइज टू द पॉइंट वन शॉट रिविजन, जिसे देखकर आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर लें और क्लियरली उससे आसानी से आप पूरे चैप्टर पे एक अच्छी कमांड हासिल कर लें। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, IIT JEE मेंस और एडवांस की हम आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ भी लेकर आएंगे, यानी कि ऑफ कोर्स एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आप कई बार इन मेंस और एडवांस एग्जामिनेशन के मॉक्स के थ्रू अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर चुके होंगे, ताकि आप अपना स्कोर ऑप्टिमाइज कर पाएँ। ज़रा सीधे अब मूव करते हैं स्टूडेंट्स आज के हमारे क्वेश्चन पर। ये हमारा लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन था, जिसे एज अ होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया गया होगा। याद है आप सभी को? आप सभी ने मेरा यकीन है अटेम्प्ट किया होगा। अगर नहीं किया है तो एक बार आप स्क्रीन पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप ये ज़रूर लिखेंगे कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया, आपकी क्या अप्रोच रही और आपका क्या आंसर है। तो कॉमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे लिख कर बताइए स्टूडेंट्स क्विकली।
अब इस क्वेश्चन को देख के थॉट बड़ा सिंपल सा ही आता है कि सर यहाँ पे आप क्या करने वाले हो। मेरा कहना है सर एक थॉट तो ये कि चूंकि आयोटा दिख रहा है और यहाँ पावर 5 दिख रही है तो कुछ तो सोचना होगा। और अभी फिलहाल जो थॉट मेरे पास आ रहा है सर, पहले से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या? सिंप्लीफिकेशन का मतलब 2 √2 को यहाँ लेकर आते हैं। ध्यान से देखेगा, क्या मैं लिख सकता हूँ सर x⁵ को ध्यान से देखेगा √3 - 1 अपॉन ऑफ कोर्स 2 √2 और यहाँ पर ऑफ कोर्स आयोटा टाइम्स क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट्स √3 + 1 अपॉन क्लियरली कितना 2 √2। क्या इसमें कोई परेशानी है? अब मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को ध्यान से देख पाएँ तो आप एक बहुत ही क्रूशियल सा रिजल्ट निकाल पाएंगे। वो क्रूशियल सा रिजल्ट ये आता है स्टूडेंट्स की इस वैल्यू है, इस वैल्यू को ज़रा आप ध्यान से देखें तो ये आपका cos 75, ये रिस्पेक्टिव वैल्यू cos 75 और ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपकी sin 75 की वैल्यू होती है। यानी बड़ी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, आपका cos 75 और sin 75 यहाँ से निकल कर आता है। क्या आप सोच पा रहे हैं अब यहाँ से आप कैसे प्रोसीड करेंगे? एक बार इस वाले पार्ट को देखिए, आपके पास पूरी हिंट है cos 75 sin 75। अगर x⁵ किसी फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो आपके सामने है। अब बस करना यह है कि x⁵ यानी x की कितनी वैल्यूज होंगी सर, क्योंकि ये पावर 5 यानी 5 वैल्यूज निकलेंगी और वो निकालना आपको डी मोवर्स थ्योरम से सिखाया गया है। तो आपको हिंट मिल चुकी है, एक बार ट्राई करिए इसे खुद से स्टूडेंट्स। आई होप यहाँ से तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ें नहीं हैं अब आपके लिए। मेरे ख्याल से अगर देखूँ सीधे सीधे तो ये बन जा रहा है cos 75 या sin 75। ये स्टैंडर्ड सी कुछ वैल्यूज़ है जो आप बेशक याद रखिए, वरना एनीवे अगर ये स्टैंडर्ड एंगल्स के अलावा कुछ वैल्यूज़ पूछी जाती हैं तो ये क्वेश्चन में भी दी जाएंगी आपकी सहूलियत के लिए, है ना। जैसे यहाँ पे हमें cos 75 की जरूरत लग रही है एंड आई होप बड़ी सिंपल सी बेसिक सी बात है कि सर cos 75 को आप कैसे लिखोगे। मतलब बेसिकली 75 डिग्री को अगर रेडियंस में शिफ्ट करना है, मतलब पाई के टर्म्स में लिखना है, तो मेरे ख्याल से बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। आई होप ये आप जानते हैं कि सर जैसे पाई होता है तो पाई कितना होता है 180 डिग्री, या उल्टा देख लेते हैं सर वो ज़्यादा अच्छा होगा। 180 डिग्री जो होता है वो कितना कहते हो आप पाई, है ना। तो आप सीधे सीधे बोलते हो कि 1 डिग्री जो होगा वो होगा पाई बाय 180, है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए 75 डिग्री। तो 75 डिग्री को आप क्या कहोगे 75 पाई बाय 180। मेरे ख्याल से ये हर बार आपको ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आप ऐसा हर बार कर पाए, ऐसा आपको डायरेक्टली ये लिखते हुए आना चाहिए। लेकिन सर इसमें 75 और 180 शायद सिंप्लीफाई हो सकते हैं, बेशक हो सकते हैं। अगर आप देखें तो मेरा कहना है कि क्या मैं 15 से डिवाइड कर सकता हूँ। देखो अगर 15 से डिवाइड किया तो क्या सर 15 का 75 आई थिंक 5 टाइम्स, है ना, एंड 15 का 180, 15 का 1 टाइम्स रिमाइंडर 3 और ये हो जा रहा है 2 टाइम्स, तो ये हो जाता है 5 पाई बाय 12। और एनीवे आपको 75 डिग्री एज 5 पाई बाय 12 याद रहना चाहिए, है ना। तो मैं आपसे बस सिंपल सी बात जो फाइनली कंक्लूड करके कहना चाह रहा हूँ वो ये कि क्या मैं x⁵ को ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सर ये है आपके cos 75 डिग्री की वैल्यू, तो आप इसे लिखेंगे cos कितना 5 पाई बाय 12, है ना, प्लस आप इसे क्या लिखेंगे आयोटा साइन कितना स्टूडेंट्स 5 पाई बाय 12। क्या इसमें कोई परेशानी है? आई होप ये तो बड़ी सुलझी हुई सी बात है। अभी क्या, चूंकि आपको 5th रूट लेना है, अगर x की वैल्यूज निकालनी है तो क्लियरली सर जो 5th रूट आने वाला है, जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ध्यान से देखिए cos, है ना। अब हम इसे लिखते हैं 2k पाई, क्योंकि सर 5th रूट आपको लेना है तो आपको यहाँ पर 2k पाई का कंसिडरेशन लाना होगा। तो आप 2k पाई प्लस थीटा यानी 2k पाई प्लस 5 पाई बाय 12 यहाँ लिखेंगे, प्लस ऑफ कोर्स आयोटा साइन, यहाँ भी आप क्या लिखेंगे 2k पाई प्लस ऑफ कोर्स, आई एम रियली सॉरी दिस इज 5 पाई बाय 12 बाय द वे, तो इसे आप लिखेंगे 5 पाई बाय 12। और बेशक जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जब आप इसे फाइनली पावर पर रेस करेंगे तो यहाँ से जो पावर 5 आपने रिमूव किए वो पावर 5 यहाँ इंट्रोड्यूस होगी, ऐसा पावर 1/5। लेकिन सर डी मोवर्स थ्योरम क्या कहती है? डी मोवर्स थ्योरम कहती है कि 1/5 यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाने वाला है। क्या ये प्रॉपर्टी आपको याद है? तो सर 1/5 आप चाहो तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/5 जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया, देखो क्या दिखेगा स्टूडेंट्स, आई थिंक यहाँ 5 दिखेगा और यहाँ पर ये 5 से 5 वो कैंसिल हो जाएगा। क्या आप ये पॉइंट समझ पाए? सिमिलरली यहाँ भी आपको 5 दिखेगा और यहाँ जब 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बात कि ये 5 उस 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो सर इस तरीके से आपका ये रिजल्ट दिखेगा। अच्छा इसमें सर k की वैल्यू क्या है? सर k की जो वैल्यू है, क्योंकि n की वैल्यू 5 थी तो n-1 यानी 4 तक आपको k की वैल्यू रखनी है। तो आप k की वैल्यू क्या क्या रखेंगे? आप k की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड 4 रखेंगे। यानी सर k की आप ये 5 वैल्यूज रखिए, 0 रखेंगे तो बिल्कुल वही ओरिजिनल आपका एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की पावर 1/5 जो आ रहा था वो, और उसके बाद जब 1, 2, 3, 4 रखेंगे तो बिल्कुल एक एक करके आपको वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। ये जो वैल्यूज आपको मिलती चली जाएंगी यही आपके अलग अलग रूट्स होंगे।
जो कि मैं नहीं निकाल रहा हूँ, पर मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस तरीके से आप डी मोवर थ्योरम को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करेंगे। क्या इसमें कोई परेशानी है? विद दैट स्टूडेंट्स, अगर हम आगे प्रोसीड करें, मेरे ख्याल से कंसेप्ट पूरा अभी क्लियर है, डी मोवर थ्योरम का कंसेप्ट क्लियर है कि कैसे चीज़ें सोचनी है और कैसे उन्हें अप्लाई करना है। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, एक अच्छा, इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंसाइटफुल क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। वो लिख रहा है 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर n-1 आर nth रूट ऑफ यूनिटी। बहुत बढ़िया, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात उसने कही। उसने कहा nth रूट ऑफ यूनिटी मतलब क्या? मतलब सर x टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 अगर आपकी एक इक्वेशन रही होती, यानी जैसे आप लिखते हैं x इज इक्वल टू 1 टू दी पावर 1 बाय n, तो आप ये जो 1 टू द पावर 1 बाय n की जो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं वही ये सब हैं। क्या? 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, जैसे आपने निकाला है सर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उसी तरीके से जब आपने n रूट्स निकाले, तो आपके अलग अलग n रूट्स आए। क्या? जैसे आपका एक रूट आया 1, फिर एक रूट क्या आता है ओमेगा, जैसे आप लिख लेते हैं अल्फा अगर क्यूब रूट होता तो, फिर अल्फा स्क्वायर, और ऑफ कोर्स चूंकि आपने क्यूब रूट जब निकाला तो ओमेगा स्क्वायर तक गए, जब n रूट्स निकाले तो 1 से शुरू हुआ तो अल्फा टू द पावर n-1 तक गए। क्या ये पॉइंट आप समझ पा रहे हो? आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये वो सारे रूट्स हैं, है ना, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि आप इन दो अलग अलग कंडीशंस को प्रूव करिए। मेरे ख्याल से बहुत टफ, बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, आप एक एक करके ट्राई करिए। पहले आप ऑप्शन ए, मतलब क्वेश्चन नंबर ए, इसका ए पार्ट ट्राई करिए, फिर इसी क्वेश्चन का पार्ट बी ट्राई करिए। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर है, इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग है कि हम एग्जैक्टली कहाँ जाना चाह रहे हैं। बस इन दोनों एक्सप्रेशन को जरा ध्यान से देखिए, आप बहुत इजीली इसे वर्कआउट कर लेंगे, बहुत टफ पार्ट नहीं है। पर यस, इसके साथ साथ आप मुझे ज़रूर लिखकर बताइए कि आपने क्या मेथड यूज़ की और कैसे आंसर निकाला है। दोनों बातें, दोनों पार्ट्स के लिखिए, फिर हम साथ में डिटेल में डिस्कस इसे करेंगे। यहाँ पे एक ज़रूरी ऑब्जर्वेशन ये होगा स्टूडेंट, सिंपल सी बात, आप इसको ऐसे समझो कि जैसे अगर आपके पास लेट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। अब अगर आपसे कोई कहे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स लेट्स से क्या क्या है, जैसे वो है अल्फा और बीटा, तो आप इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या लिख सकते हो सर? आप इसे लिख सकते हो x माइनस अल्फा एंड ऑफ कोर्स x माइनस बीटा। क्या ये बातें आपको याद हैं? आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब अगर इस तरीके से चीज़ें सोची जाएं तो क्या यहाँ पर भी कुछ किया जा सकता है? आई होप आपको पॉइंट समझ आ रहा है। ये जो आपके रूट्स हैं, ये रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब कौन सी इक्वेशन के रूट्स? सर रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब x टू द पावर n-1 वाली इक्वेशन के रूट्स। मतलब इसी इक्वेशन x टू द पावर n-1 को हम लिख सकते हैं क्या? अगर ये रूट्स हैं, क्या क्या हैं सर? x-1, फिर है एक रूट अल्फा, फिर एक रूट है अल्फा स्क्वायर, और ऐसे करते करते आपके सारे रूट्स हैं x माइनस अल्फा टू द पावर n-1। तो ये आपके सारे क्या हैं स्टूडेंट्स? ये आपके सारे हैं रूट्स। क्या इसमें कोई परेशानी है? आई होप इसमें कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। इसके साथ अब अगर हम आगे प्रोसीड करें तो मेरा आपसे कहना है इस जीरो को तो अभी अलग हटा देते हैं और इन दोनों पहलुओं पर बात करते हैं। इन दोनों पहलुओं पर बात करने से पॉइंट ये है कि सर अगर मैं x-1 को यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा है x टू द पावर, आई एम रियली सॉरी, x to the power n-1 upon of course x-1, which is equal to what? Which is equal to x minus alpha square, और ये कहाँ तक जा रहा है सर? ये जा रहा है x minus alpha to the power n-1। क्या इसमें कोई परेशानी? इसे देखकर आपको कुछ याद आ रहा है क्या? इसे देखकर आपको कुछ याद आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो ऐसा एक्सप्रेशन देखकर आपके दिमाग में जो थॉट स्ट्राइक करना चाहिए वो ये कि सर अगर मैं आपसे पूछूं लेट्स से 1 प्लस एक्स स्क्वायर से लेकर लेट्स से x टू द पावर n-1, अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो बहुत ध्यान से सुनिए। पहले तो ये बताओ ये टर्म्स कितनी है सर? ये टोटल n टर्म्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n, है ना। और ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है, जो प्रोग्रेशन आपका लिखा हुआ है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। देखो ना, आप हर टर्म को आप x से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी x से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ भी x से मल्टीप्लाई किया, हर प्रीवियस टर्म को अगर आप x से मल्टीप्लाई करो तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलती चली जा रही है। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इससे क्या हो रहा है? इससे ये चीज़ निकल कर आ रही है कि अगर आप एक n टर्म्स की जीपी का सम का फॉर्मूला मुझसे पूछे, जिसका ऑफ कोर्स फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स a और इसका कॉमन रेशियो क्या है स्टूडेंट्स r, तो मैं कहूँगा कि सर इसकी n टर्म्स तक का जो सम होगा, इसकी n टर्म्स तक का जो सम होगा दैट इज a यानी 1 इंटू r टू द पावर n, r टू द पावर यानी x टू द पावर n, n क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n है। ऐसा मत कहिएगा कि n-1 यहाँ लिखा हुआ है,
यहाँ से शुरू हो रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ कोर्स कितनी है n, तो r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो क्या आपको कुछ समझ आया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? बड़ी सिंपल सी बात कि x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये एक्सप्रेशन जब भी आपको क्वेश्चंस के दौरान दिखे, आपको आपके सीक्वेंस इन सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये वाला पार्ट स्ट्राइक करना चाहिए कि इस एक्सप्रेशन को इससे या इस एक्सप्रेशन को इससे इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। ये बात क्यों कही सर आपने? क्योंकि यहाँ पर अगर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो राइट हैंड साइड विल कीप एज इट इज। वो क्या है सर? वो है x माइनस अल्फा, फिर ऑफ कोर्स x माइनस अल्फा स्क्वायर, और इस तरीके से कहाँ तक जा रही है बात? x माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस 1, है ना। और सर ये जो इक्वल में आ रहा है, इस एक्सप्रेशन को हम चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर से लेकर कहाँ तक? x टू दी पावर n माइनस 1 तक। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको आंसर पता है, क्या आप ये प्रूव कर पा रहे हो? आप कहोगे बिल्कुल सर, बहुत ही सॉर्टेड सा एक्सप्रेशन है कि आप इस एक्सप्रेशन में x की जगह 1 रिप्लेस कर दीजिए। इफ यू रिप्लेस x बाय 1, है ना, अगर मैं x की जगह क्या रख देता हूँ 1, तो देखो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा स्क्वायर से लेकर 1 माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस 1। तो बिल्कुल सर लेफ्ट हैंड साइड पर आपका 1 माइनस अल्फा स्क्वायर से लेकर कहाँ तक जा रहा है सर? ये जा रहा है 1 माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस 1। लेकिन राइट हैंड साइड पर क्या हो रहा है? अगर आप राइट हैंड साइड पर देखें तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 से लेकर आखिर 1 तक मिलेगा आपको। और टोटल 1 कितने हैं सर? 1 1 1 1 ऐसे आप ऐड करिए और टोटल n नंबर ऑफ वंस, क्योंकि ये है n माइनस 1 वंस और ये एक और 1, तो n माइनस 1 और ये 1, टोटल n वंस है। मतलब 1 को 2 टाइम्स ऐड करें तो 2, 1 को 3 टाइम्स ऐड करें तो 3, तो अगर 1 को n टाइम्स ऐड किया तो ऑफकोर्स क्या मिलेगा? तो ऑफकोर्स आपको मिलेगा n। तो क्या ये पॉइंट आप सभी को समझ आया? बड़ी ही सुलझी हुई सी बात स्टूडेंट्स, क्या कि अगर इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखें तो ये n के इक्वल है, जो कि हमें क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा है। तो क्या आपको समझ आया? इसे आसानी से प्रूव किया। आई होप इसमें कोई भी डाउट या परेशानी नहीं है और आपको ये क्वेश्चन बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझ आया। इसी के साथ साथ अब अगर हम शिफ्ट करें सेकंड पार्ट की तरफ, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ, तो इसे कैसे वर्कआउट किया जा सकता है, इसे कैसे सोचा जा सकता है, उस पर बात करते हैं। अगर यहाँ से कोई हेल्प मिल रही है तो मैं चाहूँगा ज़रा इस वाले पार्ट को प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इस वाले पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा सा इसे और एक्सटेंड करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वाले पार्ट को एक बार ध्यान से देखिए। इसी पार्ट में आपके अगले पार्ट का कंटिन्यूएशन छुपा हुआ है। बस इसी को जो हमने किया, इसे एक बार ध्यान से देखकर फिगर आउट करिए स्टूडेंट्स। अब आपसे सीधी सी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन का क्या कंक्लूजन? क्या मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा जनरलाइज कर सकता हूँ? सर सीधी सी बात, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को जनरलाइज करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे ये बताओ। मैं आपसे बेसिक सी बात कर रहा हूँ। देखो ये 1 1 1 1 फिक्स्ड है, ये अल्फा 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 फिक्स्ड है, बस पावर्स में चेंजेस आ रहे हैं। 1 अल्फा की पावर 2, अल्फा की पावर 3, अल्फा की पावर n माइनस 1। और एक सिंपल सी बात सर, यहाँ पे एडिशन के बजाय प्रोडक्ट है। अगर एडिशन होता तो समेशन और प्रोडक्ट है तो आपका पाई वाला साइन आता है। क्या आपको ये बात याद है? मतलब इस लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन को इन अ सिंपलर फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? पाई। ध्यान से सुनिएगा, r की वैल्यू 1 से n माइनस 1 तक। अब आप समझ पा रहे हो r मतलब क्या? r मतलब ऑफकोर्स सर आपका क्या, ये वाला एक्सप्रेशन 1 माइनस अल्फा टू द पावर r। क्या आप पॉइंट समझ पाए? आई होप आप सोच पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। 1 माइनस अल्फा की पावर r, अब r क्या है? 1 है, 2 है, 3 ऐसे कहाँ तक जा रहा है? n माइनस 1 तक। और प्रोडक्ट है इसलिए हमने क्या लगा लिया? हमने समेशन का साइन नहीं लगाया। प्रोडक्ट है इसलिए हमने कौन सा साइन लगाया? पाई। आई होप ये साइन आपको पता है। समेशन होता तो ये सब ऐड हो रहे होते, यही फैक्टर बार बार ऐड हो रहा होता, लेकिन चूंकि प्रोडक्ट है तो यही फैक्टर बार बार ऐड मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या पॉइंट आपको समझ आ रहा है? और उसका डिनोशन हम करते हैं पाई से। बस एक छोटा सा काम और कर लेता हूँ इस सारी बातें कहने से पहले। क्या आपको ये छोटी सी बात याद है स्टूडेंट्स? याद करिए, अगर आपके पास लेट्स से 2 नंबर लिखे हैं a और b, है ना, तो अगर मैं आपसे पूछूं a और b का मॉड, तो आप कहते हो मॉड ए बी। इसी को आप क्या ऐसे लिख सकते हो? मॉड ए इंटू मॉड बी। बिल्कुल सर, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो क्या मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ सकता हूँ? बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। मैं अगर दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मॉड लूँ तो मैं कहूँगा सर ये आपने एक मॉड लगा लिया और यहाँ पे भी मॉड ले लिया। अब n ऑलरेडी एक पॉजिटिव नंबर है, n कुछ 1 1 1 1 का सम है, तो n के ऊपर मॉड लगाने का कोई पॉइंट है क्या? सर नहीं है, तो n का मॉड हटा दो। मतलब पॉजिटिव वैल्यू का ही मॉड आप ले रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पे अलग अलग फैक्टर पे जो आप मॉड लगा रहे हो तो क्या आप इसे अलग से लगा सकते हो? एक मॉड यहाँ, फिर एक मॉड यहाँ, फिर एक मॉड यहाँ। तो ऐसे इंडिविजुअल हर फैक्टर पर आप मॉड लगा सकते हो। तो यही बात जो हमने यहाँ लिखी है, क्या इसको लिखने का एक और आसान या बेहतर तरीका कि आप ले रहे हो पाई ऑफ मॉड ऑफ दिस। मॉड क्यों लिया, बात करेंगे इस बारे में। और ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है सर? राइट हैंड साइड पर तो वो n था ही ना। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा, अगर यहाँ से हम चीजें आगे बढ़ाएं तो क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या आप मुझे
याद है स्टूडेंट्स, अल्फा टू द पावर आर, अल्फा टू द पावर आर। नाउ व्हाट इज अल्फा? अल्फा एग्जैक्टली था क्या? सर सारी बातें छोड़ो, हम अल्फा पे बात करते हैं। अगर मैं अल्फा की बात करूं तो x टू द पावर n है ना, -1 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की तरफ आप जा रहे थे, तो आप बोल रहे थे x जो है वो 1 टू द पावर 1/n है। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जब आप बात करते हो तो आप 1 को एक्सप्रेस करते हो एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या 1 को जब आप एक्सप्रेस करते हो तो आप उसे लिखते हो cos 0 प्लस ऑफ कोर्स आयोटा साइन 0। क्या ये बातें आपको याद आ रही है? 0 डिग्री ऑफ कोर्स है ना, n टू द पावर 1/n। सर चूंकि डी मोवर्स थ्योरम अप्लाई करनी है और ये 1/n एक रैशनल पावर इंट्रोड्यूस करनी है, तो हम इस 0 को लिखने के बजाय 0 हम लिखते हैं 2k पाई प्लस 0 डिग्री। क्या आपको ये ऑब्जर्वेशन याद है? तो आप इसे लिखते हो कॉस ऑफ क्या, आप इसे लिखते हो कॉस ऑफ 2k पाई प्लस ऑफ कोर्स क्या लिखते हो इसे आप, साइन ऑफ 2k पाई। क्या ये सारी बातें आपको याद आ रही हैं? और इसकी पावर क्या, 1/n। आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं है। और बस इसी के साथ अब छोटी सी बात अगर हम कंटिन्यू करें तो डी मोवर्स थ्योरम कहता है कि सर ये जो x है, ये जो x है आप इसे लिखते हो कॉस ऑफ व्हाट, कॉस ऑफ 2k पाई बाय n प्लस ऑफ कोर्स आयोटा साइन ऑफ 2k पाई बाय n। और क्लियरली सर अब आप जानते हो, अब आप क्या करोगे, आप k की अलग अलग वैल्यू ट्राई करोगे, 0 1 2 कहाँ तक सर, आप ट्राई करोगे n-1 तक। और ये अलग अलग वैल्यूज जब आप यहाँ या यहाँ पास करोगे तो आपको वो अलग अलग रूट्स मिलेंगे। और वो अलग अलग रूट्स क्या होंगे आप समझ पा रहे हो? वो जो अलग अलग रूट्स मिलेंगे सर वो वही होंगे। अगर k की वैल्यू 0 ट्राई की तो ऐसे मिल जाएगा 1, k की वैल्यू 1 ट्राई की तो मिल जाएगा अल्फा, फिर अल्फा स्क्वायर, और ऐसे करते करते सारे आपको अल्फा टू द पावर n-1 तक के सारे रूट्स इससे मिलेंगे। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? तो बेशक सर ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये वही है। क्या इतना समझ आया? अगर मैं एक बेसिक सी बात आपसे कहना चाहूँ तो सर k को अगर मैं ट्रीट करना चाहूँ तो यहाँ पर k को क्या मैं अभी फिलहाल r से रिप्लेस कर सकता हूँ? सर ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा इसलिए कर रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि बात समझो, ध्यान से सुनना। सर जब आप k की जगह 1 रख रहे हो तो आप क्या रख रहे हो? यहाँ पे अल्फा की पावर 1। जब आप k की वैल्यू 2 रख रहे हो तो अल्फा की पावर 2। जब आप k की वैल्यू n-1 रख रहे हो यानी अल्फा की पावर n-1। क्या आप पॉइंट समझ पा रहे हो? आपसे बड़ी सिंपल सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ये 1 जो है इस 1 को क्या मैं थोड़ी देर के लिए लिख सकता हूँ अल्फा की पावर 0। तो बेशक सर ये जो k की वैल्यू है ये कुछ नहीं है, ये अल्फा की पावर है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये जो k की वैल्यू है कुछ नहीं है, ये अल्फा की पावर है। मतलब अल्फा की पावर 0 को आप लिखोगे क्या, cos 2 × 0 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 × 0 पाई बाय n। क्या आप बात समझ पा रहे हो? अल्फा की पावर 1 को आप लिखोगे k की जगह बस 1। तो क्या मैं कहना चाह रहा हूं आपसे यही कि अल्फा की पावर r को आप क्या लिखोगे, अल्फा की पावर r को हम लिखेंगे, सुनिएगा ध्यान से, वही पाई r की वैल्यू 1 से ऑफ कोर्स n-1 तक। लेकिन जो आप यहाँ लिख रहे हो इसे आप लिखोगे 1 माइनस आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि क्या है, कॉस ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, 2k पाई। लेकिन k की जगह क्या आता है सर, अल्फा की जो पावर है अभी क्या है r, तो याद जाने वाला है 2 r पाई बाय ऑफ कोर्स n, है ना। ये आ गया आपका कॉस, फिर आएगा आयोटा, लेकिन ये नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा, और साइन के साथ भी क्या होगा स्टूडेंट्स, 2r पाई बाय n। तो ये हो जाने वाला है 2r पाई बाय n। क्या इस बात में कोई परेशानी है? आई होप बड़ी सुलझी हुई सी बात आपके पास है। और इसका आप ले लेते हैं मॉड जो कि किसके इक्वल है, n के। क्या ये एक्सप्रेशन आपको समझ आया कि हम यहाँ से यहाँ कैसे शिफ्ट हुए और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से कैसे डील कर रहे हैं? अगर ये सारी बातें आपको समझ आई तो मैं कहूँगा आपसे कि बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। सर इस एक्सप्रेशन का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेना है। सर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मॉड लेना है तो ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। क्या आपको याद है स्टूडेंट्स, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z जो कि होता है x प्लस आयोटा y, तो हम जानते हैं सर इसका जो मॉड होगा वो होगा अंडर रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बस यही बात मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, अब ये पाई, इसकी हम कोई वैल्यू से डील नहीं कर रहे हैं, ये जो है एज इट इज़ है, पाई में r की वैल्यू 1 से लेके n-1 तक, इससे कोई हम डील नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर अंदर वाले पार्ट की बात करूँ तो अंदर वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, बहुत ध्यान सुनिए, 1 माइनस कॉस 2r पाई बाय n का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाना है सर, ये हो जाना है 1 माइनस कॉस 2r पाई बाय n का स्क्वायर, एंड ऑफ कोर्स बहुत ध्यान से सुनिएगा, माइनस साइन 2r पाई बाय n का स्क्वायर। क्या आप बात समझ पा रहे हो? ऑफ कोर्स कितना, माइनस साइन 2r पाई बाय n का स्क्वायर। और ये पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल है? ये पूरा जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स ये इक्वल है n के। क्या इसमें कोई डाउट? सर इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? मेरा यकीन करिए अगर आपको बेसिक्स पता चल जाएंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी बात नहीं है, और इन्हीं की बारे में हमने बात की है। तो सर अगर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आप अप्लाई करें तो क्या बन जा रहा है, ध्यान से देखिए, ये बन रहा है 1 प्लस ये वाला पार्ट मैं लिख ले रहा हूँ अभी, पहले से देखिए, कॉस स्क्वायर, है ना, कितना, कॉस स्क्वायर 2r पाई बाय ऑफ कोर्स n, ये 2r पाई है ना, इसे कोई और साइन मत समझिएगा ग्रीक, मैं लिख ही देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जो है दिस इज 2r पाई, है ना, और ये स्क्वायर है ना, माइनस 2ab, सो दैट्स -2 इंटू कितना, कॉस ऑफ 2r पाई बाय ऑफ कोर्स कितना
n। क्या इसमें कोई परेशानी? एंड ऑफ कोर्स सर जब आप इसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाने वाला है, ये हो जाने वाला प्लस ऑफ कितना, साइन स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर 2r पाई बाई n। क्या इन सारी बातों में कोई परेशानी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये वाला स्क्वायर, और ये पूरा एक्सप्रेशन किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर, है ना। और इसको आप क्या ले रहे हो सर, इस पर्टिकुलर पार्ट को आप बार बार मल्टीप्लाई करोगे r की वैल्यू 1 से लेके n-1 तक, और ये एक्सप्रेशन आपको दिया गया है किसके इक्वल है, n के। आई होप आप इसे देखकर घबरा नहीं रहे हो, टेंशन नहीं ले रहे हो, क्योंकि सर लग बढ़ा रहा है लेकिन ये आसान है, क्योंकि देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना 1। क्या बात आपको समझ आई? 1 + 1 2, और ये एक 2 ऑलरेडी है, यानी कि क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आई होप यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। यानी कि क्या सर, यानी कि अगर मैं इस वाले पार्ट को लिखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है पाई, मतलब प्रोडक्ट r की वैल्यू 1 से n-1 तक, तो पाई r की वैल्यू 1 से लेकर n-1 तक। और अगर आप इसे यहाँ पर देखें तो ये क्या दिख रहा है, इसे बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पर देखें तो 2 - 2 cos 2r पाई बाई n। अच्छा मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर। तो अब जो अंदर वाला पार्ट दिखेगा वो होगा 1 माइनस क्या लिखा है स्टूडेंट्स, cos, है ना, 2r पाई बाई n। क्या ये पार्ट आपको समझ आया? और ये जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल है सर? ये जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल है, n के। क्या इसमें कोई डाउट है? अब आई थिंक आपको कुछ स्ट्राइक कर रहा होगा, सर 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या आपको ये बात याद है? तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ सर, पाई तो पाई है, r की वैल्यू 1 से लेके ऑफकोर्स n-1 तक, ये आप प्रोडक्ट ले रहे हो इस एक्सप्रेशन में r की वैल्यू 1 से n-1 तक रख के। सर ध्यान से देखना, आप ये तो 2 ऑलरेडी है, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी 2r पाई बाई n का हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बचेगा सर, ये बचेगा r पाई बाई n। क्या इसमें कोई परेशानी स्टूडेंट्स? विच इज इक्वल टू n। अब आप मेरी सिंपल सी बात पे फोकस करिए स्टूडेंट्स, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये कि सर देखो ध्यान से, 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो जो अंदर वाला पार्ट बचेगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 2 टाइम्स साइन, है ना, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो r पाई बाई n। सो दिस इज r पाई बाई n। आई होप ये बात आपको समझ आई। और इस एक्सप्रेशन का आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, इस एक्सप्रेशन का आप प्रोडक्ट ले रहे हैं r की वैल्यू 1 से लेकर n-1 तक, जो कि n के इक्वल है। अब एक स्टेप और आपका आंसर आपके सामने होगा। क्यों सर? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो बात सिंपल सी है। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगर आप r की वैल्यू ट्राई करते हो, ध्यान से देखो, r की वैल्यू 1 ट्राई की, तो देखो क्या आ रहा है, r की वैल्यू जैसे ही 1 ट्राई की तो पहला जो टर्म आएगा वो होगा 2 टाइम्स साइन ऑफ, r की वैल्यू 1 ट्राई की तो हो जाता है पाई बाई n। फिर क्या लेंगे आप, प्रोडक्ट, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कौन, अब r की वैल्यू आप 2 ट्राई करेंगे, तो ये 2 तो फिक्स्ड है, तो ये 2 वापस आ रहा है ना। आप चाहें तो इस 2 को बाहर भी ला सकते हैं, लेकिन चूंकि ये एज इट इज 2 बाहर नहीं आएगा, ये 2 की पावर n-1 बाहर आएगा। आपको खुद रियलाइज होगा कैसे आएगा, आई विल जस्ट शो इट टू यू। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, 2 यहाँ पे क्या दिखेगा सर, यहाँ पे दिखेगा साइन, अब r की वैल्यू 2 ट्राई की तो यह आ जाता है 2 पाई बाई n। क्या आपको ये पॉइंट समझ आया? ऐसे करते करते कहाँ तक लाओगे सर आप, एक और 2 आखिरी में 2 आएगा, जहाँ पर r की जगह क्या रखोगे आप, n-1, तो ये होगा साइन ऑफ कोर्स n-1 टाइम्स पाई बाई ऑफ कोर्स n, है ना, which will be equal to of course n। ये क्वेश्चन खत्म होने को है इसलिए क्योंकि सर अगर आप 2 को देखो तो 2 1 2 3 4 ऐसे करते करते n-1 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से 2 कॉमन लेना होता, क्योंकि ये कांस्टेंट था तो सिर्फ 2 बाहर नहीं आता, 2 2 2 2 n-1 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बाहर आता, तो यहाँ पे दिखता है आपको 2 टू द पावर n-1। और बाकी पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा है साइन ऑफ पाई बाई n इंटू साइन ऑफ 2 पाई बाई n इंटू साइन ऑफ 3 पाई बाई n, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है साइन ऑफ n-1 टाइम्स पाई बाई n। और ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है सर, ये एक्सप्रेशन इक्वल है n के। एक छोटा सा काम ये कर लेते हैं सर, 2 की पावर n-1 को उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, 2 की पावर n-1 को यहाँ शिफ्ट किया तो 2 टू द पावर n-1। अब अगर आप चीज़ें ध्यान से देखें तो क्या मैं कह सकता हूँ कि शायद ऐसा ही रिजल्ट हमसे मांगा गया था? ध्यान से देखिए सर, शायद ऐसा ही रिजल्ट मांगा गया था, क्योंकि अगर आप पूरे क्वेश्चन को फिर से ट्रेस करें तो देखो स्टूडेंट्स, साइन पाई बाई n, साइन 2 पाई बाई n, साइन 3 पाई बाई n टिल साइन n-1 पाई बाई n विल बी इक्वल टू n अपॉन 2 टू द पावर n-1। तो एक अच्छा, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार और काफ़ी इंसाइटफुल क्वेश्चन है। यकीनन तौर पर इस फर्स्ट रिजल्ट को आप आसानी से ला सकते हैं, बट सेकंड को लाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी। और मेरा यकीन है जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक सीखी, जो भी सारे कंसेप्ट अप्लाई किए, जो भी सारे फंडे हमने सोचे, ये सारे आपको क्लियर हुए, एक एक स्टेप आपको क्लियर है, और इस क्वेश्चन से आपने काफ़ी सारी नई चीज़ें एक्सप्लोर की हैं। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हैं। अगर नेक्स्ट कंसेप्ट की हम बात करें तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अगर आपको याद आ रहा होगा स्टूडेंट्स, हमने एक ज़रूरी
ज़रूरी बात की कि अगर हम जानते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में अगर बात करें तो x अगर nth रूट ऑफ यूनिटी है तो हम जानते हैं x टू द पावर n जो होगा उसे आप लिख सकते हो क्या, उसे आप लिख सकते हो cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई। उस बारे में हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। और ऑफ कोर्स ये जो अलग अलग रूट्स हैं उसके लिए आप क्या करते हो सर, आप k की वैल्यू 0 से n-1 तक ट्राई करते हो, ये बात भी हम कर चुके हैं। और इस तरीके से आप अलग अलग रूट्स निकालते हो, है ना। अब क्या, लेट अल्फा इज कॉस 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n, देन nth रूट ऑफ यूनिटी आर अल्फा टू द पावर t। ये जो अलग अलग आपके आते हैं जहाँ पे अल्फा मतलब आपके जो आते हैं 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा टू द पावर n तक जो जाता है वो वही बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। और इस बारे में हमने यही बात बस लास्ट क्वेश्चन में एक अच्छे फॉर्म में समझी और देखी है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये स्लाइड एक्चुअली आपकी बहुत सॉर्टेड सी स्लाइड है जो आपके पिछले ही क्वेश्चन का रिविजन करवा रही है। जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अगर nth रूट्स की मैं बात करूँ, n नंबर ऑफ रूट्स की बात करूं तो उसी कंसेप्ट को ये बात अच्छे से कंसोलिडेट करवा रही है। विद दैट स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक क्लियर है चीज़ें तो एक ज़रूरी बात याद रखिए, क्योंकि ये कई बार हमारे क्वेश्चंस में काम आ रहा है कि सर अगर आप इन सारे रूट्स का सम करें, याद आ रहा है ना स्टूडेंट्स, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो आप इसको बिल्कुल लिख सकते हो अल्फा टू द पावर n-1 अपॉन अल्फा माइनस 1, या फिर बिल्कुल उल्टा 1 माइनस अल्फा टू द पावर n अपॉन 1 माइनस अल्फा। और सारे रूट्स का सम जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि इसमें आप समझ पा रहे हो ना x टू द पावर n-1, बस इतना ही पॉलिनोमियल है। तो बाकी कोफिशिएंट जो हैं लोअर पावर जो x के है उसके जो प्रोडक्ट हैं उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो 0 हैं। उस वजह से ये सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, जो कि एक्चुअली आपके लिए होता है माइनस बी अपॉन है, तो वो क्या हो जा रहा है यहाँ पर 0। क्या ये बात आप रिकॉल कर पा रहे हैं? और सिमिलरली ये बात तो बड़ी सुलझी हुई सी है कि सर सारे कॉस का आप सम करें या सारे साइन का सम करें तो ये भी 0 ही होगा, है ना। सो सम ऑफ द रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये पूरा कंसेप्ट वही है जो अभी तक हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। इसी के साथ साथ एक और ज़रूरी बात, ये हम जान चुके हैं सर कि अगर आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालें, तो हम वो जानते हैं। देखो आई होप आपको ये बात याद आ रही, ये वही एक्सप्रेशन है आपका, कौन सा, याद करो, x टू द पावर n-1, है ना। अब इसके कितने रूट्स आप निकाल रहे हो उस पर डिपेंड करता है ना। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इसके कितने रूट्स आप निकाल रहे हो ये बात उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि सर ऑफ कोर्स आप कितने रूट्स का प्रोडक्ट ले रहे हो, एनीवे जितने भी रूट्स का प्रोडक्ट ले रहे हो उसके साथ साथ आपका ये डिसाइड करवाएगा कौन, सिग्नेचर, कि वो प्रोडक्ट जो होगा वो +1 होगा या -1, वो हमेशा आपका -1 की पावर n+1 होगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आएगा वो हमेशा होगा आपका -1 की पावर n+1। क्या ये बात आपको समझ आई? देखो इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझो। मान लो अगर ये इक्वेशन मान लो कैसी होती, क्योंकि ये क्यों ऐसा हो रहा है इसको ऐसा समझने की कोशिश करते हैं। इसी इक्वेशन को अगर मैं क्यूबिक की तरह ट्रीट करूं या पावर 4 में ट्रीट करूं तो कैसे फर्क आता है साइन पे, वो समझते हैं। इस बात को छोड़ दो। जैसे मान लो सर क्यूबिक होती, तो क्यूबिक में क्या होता है सर, ये ध्यान से सुनिएगा सर, ये होता है x³ है ना, माइनस मतलब प्लस मतलब मैं से क्या लिखता, +0 × x² +0 × x एंड ऑफ कोर्स कितना, -1। अगर ये पावर 4 में हम सोचते तो कैसे सोचते सर, अगर हम इसे पावर 4 में सोचते तो आप इसे कहते, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप इसे क्या कहते, आप x की पावर 4 तक लेकर जाते, x की पावर 4 है ना, माइनस मतलब +0 × x³ है ना, क्यूब +0 × x² +0 × x है ना, और x के बाद क्या बच रहा है फिर, ऑफ कोर्स -1 = 0। अब आपसे सिंपल सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर है तो सुनिएगा ध्यान से, कि आपको याद है स्टूडेंट्स, हम अगर यहाँ से बात करें तो सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, तो क्यूबिक में अगर हम बात करें तो अगर मैं रूट ले लूँ तो क्या जाते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आई होप ये बातें आपको याद है, 3 रूट्स आएंगे। तो सम ऑफ द रूट्स अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आप करें तो ये क्या हो जाता है सर, ऑफकोर्स ये होता है -b/a, है ना, तो ये हो जाता है 0। लेकिन -b/a, फिर अगला क्या होगा, c/a, फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, -d/a, -d यानी माइनस ऑफ -1। तो उस केस में क्या हो जाने वाला है, ये हो जाने वाला है +1, किसका, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट, दैट इज ओमेगा³। क्या बात आपको समझ आई? तो यहाँ पे ये -1 था, बट डिस्पाइट इट बीइंग -1, -b/a +c/a और -d/a। आई होप आपको समझ में आता है, ये माइनस प्लस माइनस ऐसा साइन चलता रहता है। बस इसी बात को अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या रूट्स मान लेते हैं सर अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 4 रूट्स, कौन कौन, लेट्स से 1 अल्फा² और अल्फा³, है, क्योंकि पावर 4 में हमने ये मानी है यहाँ पर। अगर n की वैल्यू में 4 ले लेता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे हमने n की वैल्यू ऑफ कोर्स क्या ली थी 3, और यहाँ पे हमने n की वैल्यू ली है 4। तो क्या निकल कर आएगा उस पर बात करते हैं। सर सम ऑफ द रूट्स तो वापस वही बात, हमेशा 0 होगा, चाहे आप किसी को भी ले लें, है ना। ये देखो आप अल्फा³ भी लिया तो ये सम ऑफ द रूट्स क्या आ रहा है 0। लेकिन अगर सर इसकी जगह आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिया होता, मतलब आप क्या कर रहे होते, आप लिख रहे होते 1 × अल्फा × अल्फा² × अल्फा³। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, तो उसके लिए आप this/a लेते हैं, मतलब सिग्नेचर ऑफ कोर्स कंसिडर करते हैं। यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस, यानी -b/a +c/a
माइनस डी अपॉन ए एंड प्लस ई अपॉन ए यानी माइनस वन अपॉन, तो जो आखिर में आपका आएगा सम ऑफ द रूट्स टेकन ऑल एट अ टाइम, ऑल फोर एट अ टाइम, यानी ये तो ये होगा d अपॉन ए, और d क्या है माइनस वन अपॉन वन विच वुड हैव बीन माइनस वन। तो आप समझ पा रहे हो ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि उसकी वैल्यू आपने क्या ली है। अगर आपका इक्वेशन अगर वो पावर इवन कैरी किए हुए, आई वुड से अगर वो पावर इवन कैरी किए हुए तो आपके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आएगा नेगेटिव। अगर आपकी इक्वेशन में जो पॉलिनोमियल की पावर है वो आपने एक ऑड कंसिडर की है तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा पॉजिटिव। क्या इस बात को लेकर कोई परेशानी है? आई होप बड़ी सिंपल सी बात है, इसको लेकर तो कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं है। और इसे ऐसे भी सोच सकते हो, देखो आप अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर अल्फा, तो कितना हो जा रहा है? ये हो जा रहा है, मेरे ख्याल से हमने सही लिखा है बिल्कुल। तो 3 इंटू 2, 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो ये हो जा रहा है अल्फा की पावर 6। तो बेशक वो -1 आना तय है एक सिंपल से ऑब्जर्वेशन से, पर मेरा कहना है इसका जनरलाइजेशन भी आप याद रख सकते हो। और अगर याद ना भी रहे तो मेरे ख्याल से ये आपके पास हमेशा मेथड है जिससे हमने इसे डराइव किया। ये बेसिक सा कंसेप्ट आप हमेशा याद रखेंगे, ऐसा मेरा यकीन है। अगर यहाँ से आगे चीज़ें बढ़ाएं तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले तो देखते हैं कि चीज़ें कहाँ से कैसी हो रही हैं। वो लिख रहा है z² + z + 1 वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर z² + z + 1 को लेकर आपका क्या ख्याल है? अगर मैं आपसे बात करूँ स्टूडेंट्स कि सर बताओ ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z² + z + 1 = 0, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो मेरे ख्याल से सर ये तो बड़ा सुलझा हुआ सा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आप इसमें चीज़ें देखो तो क्या, अगर आप इसमें चीज़ें देखो तो श्रीधर आचार्य मेथड लगा लेते हैं सर। तो z की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? -b है ना, ± b²। z का कोफिशिएंट क्या है? 1 माइनस ऑफ कोर्स कितना? 4ac, सो 4 × 1 × 1 दैट्स -4 डिवाइडेड बाय ऑफ कोर्स 2a, सो दैट्स 2 × 1 2। सर अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखें तो जो z की वैल्यू आ रही है, वो कितनी आ रही है? -1 प्लस माइनस, ये हो जा रहा है -√3। तो क्या मैं इसे √3 आयोटा लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई 2? क्या ये कुछ पहचाना सा हुआ कुछ दिख रहा है आपको? आई होप आपको याद आ रहा होगा कि सर ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में अगर आप याद करें तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। क्या आपको याद आ रहा है? -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 ओमेगा, और अगर ओमेगा स्क्वायर करूँ मतलब -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, ये आपका ओमेगा स्क्वायर होता है। क्या आपको ये बातें याद हैं? मतलब z की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो किसी को भी साथ में लेकर प्रोसीड करते हैं। मैं मान लूँ कि लेट्स से z की वैल्यू ओमेगा है, तो शायद इसी से कहानी को आगे बढ़ाते हैं और यहीं से चीज़ें वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन पर आपसे बात करूँ, अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन की आपसे बात करूँ, है ना, कहाँ तक जा रहा है? z की पावर 6 तक जा रहा है, सबका स्क्वायर होता चला जा रहा है। तो पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये दिख रहा है कि z क्या है? सर z ओमेगा है। आई होप आप बात समझ पाए। तो सर यहाँ पे अगर रखा तो देखना ध्यान से, ये है ओमेगा प्लस 1/ओमेगा। सर हम जानते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ये 1/ओमेगा है तो 1/ओमेगा को आप ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। तो इस एक्सप्रेशन में अगर मैंने इसे लिखा तो 1/ओमेगा को किससे रिप्लेस किया? सर 1/ओमेगा को आपने रिप्लेस किया ओमेगा स्क्वायर। क्या आपको बात समझ आई? और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? उसका स्क्वायर। क्या इसमें कोई कन्फ्यूजन है? आई होप सुलझी हुई सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर सिमिलरली इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है? सर z की वैल्यू ओमेगा कंसीडर करें, ओमेगा स्क्वायर भी करें तो आंसर सेम ही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो z की वैल्यू अगर ओमेगा कंसीडर की तो ये क्या लिखा हुआ है? सर ये लिखा है ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे अगर लिखा आपने 1/ओमेगा स्क्वायर, तो 1/ओमेगा स्क्वायर को आप क्या कहते हो? सर उसे हम कहते हैं ओमेगा। तो ये वापस क्या हो जा रहा है? ये हो जा रहा है वापस क्या? ओमेगा। क्या इसमें कोई कन्फ्यूजन? अच्छा सिंपल सी बात सर, z जो है वो है ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1/ओमेगा क्यूब 1, तो 1 + 1 कितना? 2, तो हो जा रहा है 2 का क्यूब, जिसे मैं कह सकता हूँ 8। क्या यहाँ तक कोई परेशानी है स्टूडेंट्स? अब आगे सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। अब जो अगली वैल्यू आएगी, जो अगला एक्सप्रेशन लिखा होगा वो क्या लिखा होगा? मैं आपको लिख के बताता हूँ। अगला एक्सप्रेशन लिखा होगा z⁴ + 1/z⁴। अब z⁴ को क्या लिखोगे? अब z⁴ को लिखोगे z³ × z। आप इसे क्या लिखोगे? z³ × z। और यहाँ भी इसे आप क्या लिखोगे? z³ × z। क्या आप इसका रीज़न समझ पाए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सर जैसे ही आपने इसको ऐसा लिखा तो z³ यानी ओमेगा क्यूब बन गए 1, और ये वापस z + 1/z का स्क्वायर बन जा रहा है, जो नेक्स्ट टर्म आएगी। और वो तो हमने अभी देखा सर, z + 1/z का स्क्वायर। तो आप बात समझ पा रहे हो? इसकी पावर जो है 2 लिखी हुई है, इसे मैं क्या कर देता हूँ? लेट्स से 4, क्योंकि यही एक्सप्रेशन वापस मल्टीप्लाई है तो पावर से ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इसके बाद वाला टर्म, तो वो आप खुद जनरलाइजेशन से सोच पाए होंगे कि इसके बाद वाली जो टर्म होगी वो लिखी होगी क्या? वो लिखी होगी z⁵ + 1/z⁵। क्या ये आप पॉइंट समझ पाए?
यानी अगर इसका स्क्वायर मुझे लिखा हुआ है तो वापस z टू द पावर 5 को क्या लिखोगे, z क्यूब इंटू जेड स्क्वायर, z क्यूब 1, तो z स्क्वायर प्लस 1 बाय जेड स्क्वायर है, जो कि हम जस्ट अभी सॉल्व करके बैठे हैं, जो कि ये एक्सप्रेशन बन रहा है। तो दिस इंटू दिस सेम थिंग अगेन, सो वापस इसकी पावर यहाँ पर क्या आ जानी है 4। मैं तो आपसे एक छोटी सी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में अगर आप चीज़ें ध्यान से देखें, सो ये और ये भी तो आइडेंटिकल है, तो पावर 4 प्लस 4 कितनी हो जाएगी सर, पावर 4 प्लस 4 हो जाने वाली है 8। क्या इसमें कोई डाउट है? तो यहाँ पे जो पावर आपको दिखेगी दैट विल बी 8। आई होप यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आई होप ये सिंप्लीफिकेशन समझ आ रहा है। सर z टू द पावर 6 के बारे में क्या ख्याल है? तो और आसान है स्टूडेंट, सोच के देखो क्यों, क्योंकि z की पावर 6 को आप लिखोगे z की पावर 3 इंटू 2, 6 को हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं इसे ऐसे समझाना चाहता हूँ। आई होप इतना विजुअलाइजेशन आप कर सकते हो। जब 6 है तो मैं इसे क्या लिखूंगा 3 इंटू 2, उसे मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, है ना, z की पावर 3 का स्क्वायर। तो सर इसका क्या मतलब, ये है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2, और 2 का स्क्वायर मैंने पता नहीं ये 8 क्यों लिखा, शायद कुछ गलती की है। तो ये जो 2 का स्क्वायर होगा 4, और ये भी 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4 इंटू 4 कितना होगा 16। ये 8 मैंने गलत लिखा था, ये होने वाला है स्टूडेंट 16। क्या यहाँ तक कोई परेशानी है? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, z क्यूब पता नहीं क्यों मैंने 2 का क्यूब ले लिया, वो 3 मुझे शायद यहाँ याद रह गया, बट इसे आप करेक्ट करेंगे तो ये होता है 1 z क्यूब यानी ओमेगा क्यूब, और ये भी हो रहा है z क्यूब यानी ओमेगा क्यूब, तो हो जा रहा है 1। अगर आपको लग रहा है कि सर ओमेगा स्क्वायर क्यों नहीं लिया, आप करके देख लीजिए, बात वही है, आप रखेंगे सेम एक्सप्रेशन बनने वाला है ना। तो क्या हो जा रहा है 1 प्लस 1 स्क्वायर यानी 4, और वहाँ भी आपको 4 मिल रहा है, तो 4 इंटू 4 16। सर ये सारी बातें तो ठीक हैं, पर अगर आप ऑप्शन देखो और इसे देखो तो आप इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? मेरा कहना है आप कर सकते हो, आप पूरी प्रॉपर्टीज अभी भी अप्लाई नहीं कर रहे हो। सर एक और प्रॉपर्टी है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम 0 होता है, याद करिए। अगर ऐसा है तो क्या, ऐसा है तो सर ऐसा भी तो बोल सकते हो आप कि ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा -1, यानी कि अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस किया तो -1 की पावर 8, और -1 की पावर अगर इवन है तो वो हुआ +1, और 1 इंटू 16 विल गिव यू 16, विच आई थिंक इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन दिखना नहीं चाहिए। तो दिस शुड बी योर आंसर 16 मेरे ख्याल से। एक बार आप भी अपने एंड पर देखिए, ऑप्शन सी को अगर आप ऐसा बना लें मतलब अगर, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। एक बार आप भी एक बार ट्राई कर लीजिए इसे। बस इसमें एक छोटा सा करेक्शन स्टूडेंट्स, मैं जब इसे ध्यान से देख रहा हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये प्लस है ना। तो मैंने जो आपको आंसर बताया वो प्रोडक्ट का है, यानी आप, आई होप आप सबने रियलाइज़ किया होगा, मैंने बस क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट होता, अगर यहाँ सब जगह इनका प्रोडक्ट हो रहा होता तो बेशक आपका जो आंसर होता वो 16 होता, कोई बुराई नहीं है। तो एक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बेसिकली। लेकिन सर ठीक है, अच्छी बात है, प्रोडक्ट होता तो ये आंसर होता, लेकिन एडिशन होता तो क्या होता? मेरे ख्याल से अब तो आपको कंसेप्ट पता है। अगर एडिशन होता तो आंसर निकालना और आसान है। क्यों सर? क्योंकि अगर ये एडिशन होता तो आप क्या कर रहे होते, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर ये एडिशन होता तो सुनो ध्यान से, सर ये है z प्लस 1 बाय जेड, इसे हमने ट्रीट किया क्या, इसे हमने ट्रीट किया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का ऑफ कोर्स स्क्वायर, है ना। फिर ये भी आपका वही बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। क्या आपको बात समझ आ रही है? इसको और इसको हमने देखा, ये कितना निकल के आ रहा है सर, ये आ रहा है 2 का स्क्वायर और ये भी आ रहा है 2 का स्क्वायर, है ना। ये तो बात याद है आपको। तो ये भी आ जा रहा है आपका 2 का स्क्वायर और ये भी क्या आ जा रहा है आपका 2 का स्क्वायर। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है, मतलब ये भी ऐड होते चले जा रहे हैं। क्या ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है? सर दो बातें और बच गई, दो बातें और ऑफकोर्स जो बच गई वो क्या, z की पावर 4 वाला एक्सप्रेशन और z की पावर 5 वाला, और वो भी हम देख चुके हैं, वैसे ही आने वाले यही वाले पार्ट। तो कहना है इसे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 4 बार आ रहा है, तो कहना है इसे ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 4 बार आ रहा है, तो 4 बार जब आप ऐड करेंगे तो पावर में नहीं जाएगा, वो मल्टीप्लिकेशन होता तो पावर में जाता। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। क्या ये बात समझ आई? अगर इतना समझ आया तो सर ये क्वेश्चन और आसान है। आई होप कंसेप्ट वही है, बस अगर उसे प्रोडक्ट या ऐड करें तो फ़र्क चीज़ें कैसे निकल कर आनी, मेरे ख्याल से आप समझ पाए। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है सर, ये होता है -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 इंटू 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 आई थिंक 12, और ये आ जा रहा है आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो बिल्कुल सर प्रोडक्ट होता तो 16 होता, जो कि मैंने गलत किया। बाकी आई होप आप कंसेप्ट समझ पाए कि अंदर जो सिखाना वो आपको चाह रहा था वो वैसे भी आ रहा है, बस फ़र्क इतना सा है कि यहाँ पर आपको ऐड करना था, और ऐड अगर आप करेंगे तो ये फाइनल आपका आंसर होगा डी। क्या आपको समझ आया? जो भी इसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया वो प्रोडक्ट को लेकर है ना। बस ये गलती मैं जनरली कर देता हूँ, आई ऑलवेज इन अ रश, आई ऑलवेज, मतलब मैं थोड़ा सा चीज़ों को बहुत जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझसे एक सिली एरर ये होता है कि मैं कभी कभी क्वेश्चंस ठीक से नहीं पढ़ता हूँ, और यहाँ पे जो ये प्लस साइन था इसको मैंने पढ़ लिया प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, और मुझसे ये गलती होगी कि मैंने आंसर लिया है 16। बट ऑफकोर्स जब आपका आंसर मैच नहीं होगा तो आप बेशक आप क्रॉस चेक करेंगे और आप उसे ठीक करेंगे, पर ये एग्जाम में गलती मत करना। गलती से अगर वहाँ 16 लिखा होता तो आप 16 मार्क करके आगे बढ़ जाते। और
चूंकि टेक्निकली जो आंसर आना चाहिए था वो 12 था। तो ऐसे सिली एरर्स आप बेशक अवॉइड करिए, डोंट बी इन अ रश, थोड़ा सा फोकस करिए, गलती नहीं होगी, है ना। कभी कभी ये हो जाता है बट फिर भी आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए। और थोड़ा अगर हम आगे बढ़ें तो इसके बाद वाले क्वेश्चन पर शिफ्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत शानदार और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, काफ़ी इंसाइटफुल क्वेश्चन है और आप रोटेशन के बारे में और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएंगे। मैं चाहता हूँ आप इसे ध्यान से एक बार देखें और फिर हम इसे प्रोसीड करेंगे। और टेक्निकली अगर सच बताऊँ तो ये जो लास्ट क्वेश्चन था ये आपका ऑफकोर्स जेईई मींस 2006 का क्वेश्चन था, और ये जो क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे आपके जेईई एडवांस, जो पहले आईआईटी जेईई के नाम से जाना जाता था, तो जेईई एडवांस का 2007 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंसाइटफुल क्वेश्चन है और आप काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करोगे इस क्वेश्चन के थ्रू। एक बार ट्राई करिए खुद से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त समझने वाली बात यह है कि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि देखो दो तीन बातें हैं। दो तीन कौन कौन सी बातें हैं, जैसे अगर मैं यहाँ से चीज़ें शुरू करूँ तो पहले तो कह रहा है अ मैन वॉक्स a distance of 3 units from the origin towards the north east। ठीक है सर, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा डायरेक्शन सेंस जैसा चीज़ें निकल कर आ रही है, तो हम थोड़ा सा इसको मूव करवाना शुरू करते हैं। और ओरिजिन यानी क्या, आपको आर्गेन प्लेन की ज़रूरत लग रही है, तो सर आर्गेन प्लेन को हम उठा लेते हैं, हमारा ये रहा आर्गेन प्लेन। अब वो क्या कर रहा है इस बारे में बात करते हैं। सर मैन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट हमारा एक जनरल कन्वेंशन होता है स्टूडेंट्स, हम उसे क्या मान लेते हैं, हम हमेशा अपने शीट के टॉप को नॉर्थ एज्यूम करते हैं। तो ये डायरेक्शन जो आपका वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड है, आप इसे नॉर्थ मान सकते हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू आर फेसिंग नॉर्थ, इमेजिन करो 3D में आप यहाँ खड़े हुए हो और ये आपका नॉर्थ है, तो आपका राइट हैंड साइड हमेशा आपको ईस्ट डायरेक्शन पॉइंट आउट करके देगा। ये आप खुद से भी इमेजिन कर सकते हो। सो दिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये जो आपका एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है, ये जो आपका वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड है, ऐसे आपके डायरेक्शन है। और यकीनन तौर पर नॉर्थ के अपोजिट होता है साउथ, अगर ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल, जो कि होगा आपका वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट। और ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट, जो कि आपका होता है, आई एम रियली सॉरी, एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट। क्या ये चारों बातें आपको समझ आई? अब हम क्वेश्चन को फिर से ट्रेस करना शुरू करते हैं। अब सीधी सी बात सर, उसने कहा ओरिजिन से 3 डिस्टेंस यूनिट चला, वो कहाँ पर, नॉर्थ डायरेक्शन में, और 45 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट। आई होप आपको रीड करते आ रहा है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 45 डिग्री एंगल बनाते हुए 3 यूनिट्स चलना है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। आपको 45 डिग्री पे चलाना है 3 यूनिट्स। मान लो 45 डिग्री पे मैंने 3 यूनिट्स चलाया। अब सीधी सी बात है सर, मुझे चाहिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सबसे पहले। तो क्या ये तो आपको पता है ओरिजिन है, और ये क्या है स्टूडेंट 0,0। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये जो डिस्टेंस है ये 3 है, अगर ये डिस्टेंस 3 है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। आप ये रियलाइज करो स्टूडेंट्स, चूंकि ये 45 डिग्री है, चूंकि ये एक 45 डिग्री का एंगल है, तो सर बहुत मज़ेदार सी बात ये हो जा रही है कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। यानी कि सर ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। मतलब अगर इस डिस्टेंस को मैं अभी थोड़ी देर समझने के लिए कह लूँ ए, तो कहना है इसे कि सर ये डिस्टेंस भी क्या होगी ए। और अगर आप अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर। क्या आप पॉइंट समझ पाए? यानी सर आप कंक्लूड करोगे कि 2a स्क्वायर विल बी 9, यानी a स्क्वायर विल बी 9/2, यानी a जो होगा सर वो कितना होगा, क्योंकि इसी तरफ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये जाने वाला है 3/√2। आई होप इस बात ने आपको परेशान या बॉदर नहीं किया, आप निकाल पाए ए की वैल्यू। ए की वैल्यू निकाल पाने से मेरा सीधा सीधा साफ से मतलब है, जब आप ए की वैल्यू निकाल पाए तो आप यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट बोल पा रहे हो। क्या होगा सर? सर ये होगा 3/√2 और ये भी 3/√2। ठीक है सर, मैं थोड़ी देख ले, लेट मी कॉल इट इन कॉम्प्लेक्स नंबर की लैंग्वेज में Z1। तो क्या इस Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अपने तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, 3/√2 प्लस ऑफकोर्स 3/√2 टाइम्स आयोटा। आई होप ये बात बड़ी साधारण सी जो आपको समझ आई, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? बिल्कुल समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? अब वो कह रहा है फ्रॉम देयर ही वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट टू रीच अ पॉइंट P। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसने अब क्या किया, उसने 4 यूनिट्स वॉक किया नॉर्थ वेस्ट में। सुनना ध्यान से सर, अगर यहाँ पे मैं इमेजिन करना चाहूँ नॉर्थ वेस्ट, आई होप ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं लग रहा है आपको। यहाँ से अगर मैं नॉर्थ वेस्ट इमेजिन करना चाहूँ तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि देखो ये आपका डायरेक्शंस वाला थॉट है ना, तो ये आपका नॉर्थ है और ये ऑफकोर्स वेस्ट है, तो कहना है इसे नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे जाएगा। और अगेन 45 डिग्री है, तो एग्जैक्ट इसके बीच में से ऐसा कहीं 45 डिग्री जा रहा होगा, है ना। बस मैं एक बना ले रहा हूँ, और 4 यूनिट तो मैं कुछ ऐसा सा बना ले रहा हूँ, है ना। ये आपका 4 यूनिट्स का एक 45 डिग्री का रोटेशन लिया। क्या आपकी बात समझ आई? ये 45 डिग्री है ना।
अगर ये 45 डिग्री और ये वापस 4 यूनिट्स चला तो मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जो मुझे नहीं पता फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहाँ भी है मुझे नहीं पता। पर एक बात मुझे पता है, एक बात मुझे अच्छे से पता है सर, कि आप देखो ये 45 है तो ये भी 45 है और ये तो ऑलरेडी 45 है, यानी ये जो एंगल है ये कितना है सर, ये एक 90 डिग्री एंगल है। सर क्या फ़ायदा इस 90 डिग्री एंगल से पता चल जाने से? बहुत कुछ हो रहा है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। अगर इसे मैं कह रहा हूँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ी देर के लिए Z1 और इसे मैं कह दूँ थोड़ी देर के लिए Z2, तो क्या मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच के एंगल वाला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है रोटेशन थ्योरम के कॉन्टेक्स्ट से भी, वो अप्लाई कर सकते हैं क्या? बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर जो आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अच्छा बाय द वे डिस्टेंसेस भी हमें पता है, ये OZ1 की जो डिस्टेंस है 3 यूनिट्स है और Z1 Z2 की जो डिस्टेंस है दैट इज 4 यूनिट्स। आई होप ये बेसिक सी बातें आपको समझ आ रही हैं। अगर यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सिस्टमैटिकली अप्लाई किया जाए तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ सर कि सर आपका ये जो OZ1 है और Z2 Z1 है, इनके बीच के एंगल जो है वो है 90 डिग्री। क्या इस बात में तो कोई परेशानी नहीं है? आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। अच्छा, इसी बीच में आपको एक और छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि सर आपके OZ1 का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 3 और Z2 Z1 का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 4। आई होप ये बात भी आप याद रखेंगे, बहुत टफ बातें नहीं है। मैं चाहूंगा कि अगर आप चाहते तो बहुत बेसिक सा कोऑर्डिनेट भी अप्लाई करोगे ना तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बट चूंकि अभी हम कॉम्प्लेक्स में हैं और मैं आपको कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ रोटेशन के थ्रू, तो हम डेलिबरेटली इसे कॉम्प्लेक्स से ही करेंगे, कॉम्प्लेक्स के ही कंसेप्ट अप्लाई करके करते हैं, अननेसेसरीली ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। पर मेरा यकीन है आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्री की लगाएंगे ना तो भी ये क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा, बहुत टफ पार्ट नहीं है। पता है कैसे? ये है 4, ये है 3, तो आपको दिख ही रहा होगा कि अगर इसे मैं कनेक्ट करूं तो बहुत इजीली हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। आपके पास एंगल्स भी हैं 45 डिग्री, तो बची हुई चीज़ें बहुत इजीली निकल जाने वाली हैं। बहुत टफ ये क्वेश्चन नहीं है। फिर भी सर ट्राई करते हैं, देखते हैं Z2 के कोऑर्डिनेट्स क्या आने वाले हैं। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं स्टूडेंट? आई होप अभी तक तो कोई परेशानी नहीं। अब अगर Z2 के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो एक बात बताओ, एक बात सिंपल सी बताओ, अगर मैंने Z1 माइनस 0 किया, आई होप आपको याद है ये बेसिक सा कंसेप्ट, अगर मैं याद दिलाऊं, जैसे कि अगर आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ करते थे, ये होता था लेट्स से Z2, ये होता था Z1 और ये होता था Z3, और अगर मैं इस एंगल को क्लॉकवाइज रीड कर रहा हूँ, मैं इस एंगल को क्लॉकवाइज रीड कर रहा हूँ, है ना, अगर मैं इस एंगल को क्लॉकवाइज रीड कर रहा हूँ तो हम क्या कहा करते थे? अगर मैं इसे क्लॉकवाइज रीड कर रहा हूँ मतलब पहले मैं क्या ले रहा हूँ? पहले मैं ले रहा हूँ लेट्स से Z2 माइनस Z1, है ना, और डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z1, डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z1। तो पहले हमने कौन सा लिया? Z2 माइनस Z1 और ये रहा Z3 माइनस Z1। हम इसे कैसे रीड करें? पहले हमने ये वाला लिया और फिर हमने इस वाली साइड पर आए, पहले ये साइड ली फिर ये वाली साइड ली, और आप देख पा रहे हो हम कैसे घुमा रहे हैं उसे? क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। आई होप आपको रोटेशन समझ आ रहा है। तो अगर इनके बीच का एंगल अल्फा है तो आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट को कहते हो अल्फा। क्या आपको ये बात याद है? ये कंसेप्ट बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है, बस एक क्विक रिवीजन उसका मैंने देना चाहा क्योंकि इस क्वेश्चन में हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं। सर आर्ग्यूमेंट तो पता है तो निकालने से क्या फ़ायदा? यही तो बात है, आर्ग्यूमेंट पता होने से शायद मैं Z2 तक पहुंच जाऊं। क्या आप पॉइंट समझ पाए? तो ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप Z2 निकालने चले हो तो आप क्या कहोगे? सुनिएगा ध्यान से। मुझे क्लॉकवाइज घुमाना है, राइट? मुझे अगर क्लॉकवाइज चीज़ें घुमानी है तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं लेता हूँ Z2 माइनस Z1, आई होप आप बात समझ पा रहे हो, और अपॉन में अगर मैंने लिया ये, तो मैं एंगल को कैसे रीड कर रहा हूँ? मैं एंगल को एंटी क्लॉकवाइज रीड कर रहा हूँ। तो एंटी क्लॉकवाइज रीड करने में भी कोई बुराई नहीं है सर, बस उस केस में आप ये ध्यान रखिएगा कि आप उसे क्या कर लीजिएगा? एंगल को नेगेटिव ले लीजिएगा। क्या आप पॉइंट समझ पाए? तो हम शुरुआत करते हैं Z2 माइनस Z1 से, हम शुरुआत करते हैं Z2 माइनस Z1 से। आई होप आपको बात समझ आ रही है। ये एंगल कहाँ कन्वर्ज हो रहा है? Z1 पर। ये भी कहाँ कन्वर्ज हो रहा है? Z1 पर। और नीचे क्या लिख रहा हूँ मैं? 0 माइनस Z1। क्या पॉइंट आपको समझ आ रहा है? ओरिजिन माइनस Z1। तो यहाँ मैं क्या लिख ले रहा हूँ? 0 माइनस Z1। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? और अगर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन आप देखें तो आप बात समझो सर, हमने यहाँ से यहाँ घुमाया, तो हमने इसको कैसा घुमाया? हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। तो उस केस में आपका जो एंगल की रीडिंग आएगी, एंगल ऑफकोर्स जो आने वाला है, हम ये जो कंसेप्ट है, जो फॉर्मूला है, उस केस में जब आप चीज़ें निकालते हो तो पहले अगर आप इसे क्लॉकवाइज घुमा के ला रहे होते हो तो आप एंगल को पॉजिटिवली लेते हो, लेकिन अगर आपने उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज क्यों घुमाया सर? क्योंकि आपने पहले ये लिया और फिर यहाँ से यहाँ आए, तो आपने जब इसे ऐसे रीड किया तो आप इसे नेगेटिवली रीड करेंगे। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? तो यही बात अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो Z2 माइनस Z1 अपॉन 0 माइनस Z1, इसका जो आर्ग्यूमेंट आएगा, वो कितना होगा सर? मेरे ख्याल से सर पता है हमें, वो आर्ग्यूमेंट होगा π/2। सर वो आर्ग्यूमेंट क्यों होगा π/2? क्योंकि जस्ट अभी हमने एक्सप्लोर किया ज्योमेट्रिकली, ये 45, ये 45, तो ओवरऑल कंप्लीट एंगल वुड बी अ 90 डिग्री एंगल। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? आई होप ये बात आपको समझ आई। सर इन सारी बातों से क्या फ़ायदा? इन सारी बातों से फ़ायदा कि बताओ, आर्ग्यूमेंट निकालना है ना, किसका?
सर Z2 नहीं पता है तो उसे मान लेते हैं x प्लस आइटा वाई। अच्छा सर Z1 कितना है स्टूडेंट्स याद करिए। सर Z1 आपका है, Z1 जस्ट अभी हमने एक्सप्लोर किया 3/√2 प्लस 3/√2 आइटा। तो आप इसे क्या लिखोगे 3/√2 प्लस ऑफ कोर्स प्लस मतलब नेगेटिव साइन क्योंकि आप माइनस कर रहे हो, -3/√2 टाइम्स आयोटा डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 0 माइनस Z1, डिवाइडेड बाय 0 माइनस Z1। तो ये क्या आ जा रहा है 0 माइनस Z1 और Z1 वापस कितना है स्टूडेंट्स, Z1 की अगर वापस बात करें तो ये है 3/√2 और ये भी हो जा रहा है 3/√2 टाइम्स आयोटा। क्या इसमें कोई कन्फ्यूजन है? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। और ये जो एंगल है इसकी रीडिंग -π/2, क्यों -π/2? क्योंकि आपने इसे इस तरीके से रीड किया, जो हमारा कन्वेंशन है वैसे फॉलो नहीं किया। क्या इस एक्सप्रेशन को देखकर आप कुछ अंदाजा लगा सकते हो कि हमें अब कहाँ प्रोसीड करके कैसे आंसर लाना है? एक बार इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करिए। बस इस पे एक सिंपल सा थॉट ये कि अगर मैं इसे इस थॉट से लेकर जाऊं तो शायद थोड़ा लेंदी हो रहा है, और अगर इसे मैं इसकी ऑयलर फॉर्म से देखूं, देखो सेम बात, वही बात वापस यहाँ पर ये जो हम एक्सप्रेशन सॉल्व करना चाह रहे हैं, ये जो आपका एक्सप्रेशन है ओवरऑल, इसी एक्सप्रेशन पे अगर मैं ऑयलर फॉर्म वाला वर्जन देखूं तो ऑयलर फॉर्म क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। सर आप निकाल रहे हो क्या Z2 माइनस Z1, आप क्या निकालना चाह रहे हो सर Z2 माइनस Z1 अपॉन ऑफ कोर्स कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान से देखिएगा O माइनस Z1, O मतलब ओरिजिन आपका, तो ओरिजिन माइनस Z1। इसे आप लिखोगे, इससे आप लिखोगे क्या, ध्यान से देखिएगा आप, ऑफ कोर्स Z2 माइनस Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ले लीजिए और आप क्या ले लीजिए O माइनस Z1 इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ले लीजिए, और इसे आपने रोटेट किया कहाँ से सर, आपने इसे यहाँ से शिफ्ट किया। आप चूंकि दिस अपॉन दिस कर रहे हो तो एंगल आपका रोटेशन इस तरफ जा रहा है, क्या आप बात समझ पा रहे हो? तो सर रोटेशन अगर ऐसा जा रहा है तो क्लियरली आपका नेगेटिव डायरेक्शन है। क्या आप ये पॉइंट समझ पाए? तो आप इसे क्या लिखोगे, आप इसे लिखोगे e⁻, मैं इसे कौन सा फॉर्म ले रहा हूँ, ऑयलर फॉर्म, तो e⁻⁻⁻ e⁻ आयोटा टाइम्स -π/2। क्या आप ये पॉइंट समझ पाए? मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस पूरी बात को जो हमने लिखी है। ये एक्चुअली यूनिट वेक्टर वाला कंसेप्ट है, यूनिट वेक्टर वाला रोटेशन वाला जो कंसेप्ट है, मैं वापस वही इंट्रोड्यूस करता हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, इसे बहुत अच्छे से समझना स्टूडेंट। जैसे आपका एक वेक्टर था, इस वेक्टर को लेट्स से आपने रोटेट किया होता कुछ ऐसा, अगर आपने इसे क्लॉकवाइज शिफ्ट किया होता, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जैसे मान लो इस वेक्टर का अपना खुद का कुछ मैग्नीट्यूड था, ये लेट्स से Z1 से लेके Z2 है, और आपने उसे Z3 पर शिफ्ट किया है ना, और आपने उसे अल्फा डिग्री से क्लॉकवाइज शिफ्ट किया, तो हम क्या करते, सुनिएगा ध्यान से। सर पहले तो आप Z2 माइनस Z1 ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, और इसका आप यूनिट बनाते हैं, यूनिट डिग्री, जो आपका जैसे कि आपका वेक्टर में नहीं होता है, आप यूनिट वेक्टर बनाते हो, ऐसे ही यहाँ पर आपका उसका यूनी मॉड्यूलर आप उसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो Z2 माइनस Z1 को अगर इसके मॉड से मैं डिवाइड करूँ तो मेरे पास सिर्फ क्या बच जाएगी, मेरे पास बच जाएगी सिर्फ इसकी डायरेक्शन। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। इसको आप किसके इक्वल रख सकते हो, इसको, अच्छा बाय द वे ये इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किससे, अगर इसका रोटेशन सर कितने डिग्री से रोटेट कर दिया, सर आपने इसको रोटेट कर दिया अल्फा डिग्री से, तो आप इसमें सिर्फ e⁻⁰ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसमें e⁻⁰ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या हो रहा है सर इसकी डायरेक्शन जो है ये यूनिट डिग्री बन गया, यूनिट मॉड्यूलस बन गया है, क्योंकि आपने इसकी 1 यूनिट डिस्टेंस कर दी है। तो ये अब वो जो 1 डिस्टेंस का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो शिफ्ट होके अल्फा डिग्री से शिफ्ट होके अब इस डायरेक्शन में आ गया है, तो किसके इक्वल हो जाएगा सर, इक्वल हो जाएगा आपके किसके, Z3 माइनस Z1। लेकिन यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, आई एम रियली सॉरी, दिस इज योर Z3 माइनस Z1, लेकिन यहाँ पे भी आके कैसा बन गया, ये 1 यूनिट का कॉम्प्लेक्स नंबर आपका रोटेट होके ऐसा आ गया, तो ऑफ कोर्स ये भी क्या बन जाएगा, ये भी यही होगा यूनिट डिग्री, यूनिट लेंथ का मतलब यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप इसे भी यूनी मॉड्यूलर रखेंगे। क्या ये पॉइंट आप मेरा समझ पा रहे हैं? अगर मैं इस बात को थोड़ा और क्लैरिटी से समझाऊं तो बहुत ध्यान से सुनिए, बड़ी बेसिक सी बात यह है, बड़ी सिंपल सी बात यह है, समझिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। पॉइंट ये निकल कर आ रहा है स्टूडेंट्स की सीधी सी बात, अगर मैं इस यूनिट मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर में या फिर एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर में भी e⁻⁰ से मल्टीप्लाई करता हूं, तो इसका मतलब होता है आप उसे थीटा डिग्री से रोटेट कर रहे हो। लेकिन चूंकि यहां पर इसका मैग्नीट्यूड अलग होगा और इसका मैग्नीट्यूड अलग होगा, तो मैं सिर्फ अभी फिलहाल डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हूं कि यहां से इसे रोटेट किया तो डायरेक्शन क्या बनी। तो डायरेक्शन जानने के लिए यूनिट वेक्टर वाला कंसेप्ट कि मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को भी यूनिट लेंथ का बना दिया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को भी यूनिट लेंथ का बना दिया, कैसे, उसके मॉड से डिवाइड करके। तो उसकी मॉड क्या बन गई, मॉड से डिवाइड करने से अब उसका जो नया मॉड्यूलस बना है वो 1 है, तो
इसकी भी अब मेरे पास डायरेक्शन है, इसकी भी अब डायरेक्शन है, तो इसकी डायरेक्शन में अगर e टू द पावर आयोटा अल्फा से आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि बात समझो ना, ये भी e टू द पावर आयोटा समथिंग कुछ है, ये e टू द पावर आयोटा अल्फा है, तो इसका जो आर्ग्यूमेंट है, जो थीटा है, उस थीटा में अल्फा ऐड हो रहा है, और ऐड हो रहा है मतलब आप इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आई होप आप बात समझ पा रहे हो। जैसे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये कुछ ना कुछ होगा, जैसे e टू द पावर क्या आयोटा थीटा, इसमें आपने किससे मल्टीप्लाई किया, e टू द पावर आयोटा अल्फा से, तो बन क्या जा रहा है, बन जा रहा है e टू द पावर आयोटा कॉमन थीटा प्लस अल्फा, मतलब इसका जो एग्जिस्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर है बस उसमें अल्फा और क्या हो जा रहा है, ऐड। क्या आप ये पॉइंट समझ पाए? आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं है, सिंपल सी बातें आपके सामने कही गई हैं, लिखी गई हैं, जिसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं। बस यही बात हम वहाँ कर रहे हैं। वहाँ पे कैसे कर रहे हैं सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर हम इसे इस तरीके से कर रहे हैं, समझना बात को। यहाँ पर क्या किया, अगर सर मैं बात करता आपसे किसकी, सर Z2 माइनस Z1, तो इसको हमने शिफ्ट किया, हमने उल्टा और इसे घटाया, इसे हमने उल्टा और रिड्यूस किया, और चूंकि हमने इसे उल्टा रिड्यूस किया है, इसे हमने रिड्यूस किया, इस वजह से हमने यहाँ पर क्या किया, -π/2, हमने ऐड नहीं किया, उसका उतना आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट किया और उससे हमने इसे अचीव किया। तो जो यूनिट मॉड्यूलस वाली जो डिस्टेंसेज हैं वो मैंने दोनों इस तरफ ले ली, क्यों, क्योंकि वो मुझे पता है 3 और 4। अब आप बात समझ पा रहे हो, जो मैं इसको भी यूनिट मॉड्यूलर बनाता, इसे भी यूनिट मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता, लेकिन वो बनाने के लिए जो इनके मॉड से मैं डिवाइड करता, उन दोनों को, उनका जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट है वो इस तरफ, और यूनिट मॉड्यूलस बनाने के लिए जो उनके मॉड से डिवाइड किया है वो वाला पार्ट इस तरफ, बल्कि ये है इसी फॉर्मूले का एक्सटेंडेड वर्जन। क्या आप ये पॉइंट समझ पा रहे हो? इसे बाय द वे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम रोटेशन के बारे में बात करेंगे तो और डिटेल में डिस्कस ऑफ कोर्स करेंगे। हालांकि मैं चाह रहा था कि मैं उसे इस तरीके से करूं, बट मुझे लग रहा है कि शायद हम इस तरीके से ही करें तो वो ज़्यादा आसान है ना। तो बस अब आपको ये करना है, ध्यान सुनिएगा, Z2 आपको पता करना है, Z1 आपको पता है, और क्या सर, और सीधी सी बात, Z2 माइनस Z1 के बारे में आप क्या सोचते हो? सर Z2 माइनस Z1 तो और आसान है ना, ये क्या है आपकी डिस्टेंस, ये भी आपकी डिस्टेंस, और e टू द पावर आयोटा π/2 पता है। एक और छोटा आपका काम आसान कर लीजिए, इससे आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म से वापस शिफ्ट कर दीजिए ऑयलर फॉर्म में, क्योंकि आप देखो यहाँ भी ऑयलर फॉर्म, ये अगर बन गया ऑयलर फॉर्म तो ये भी ऑयलर फॉर्म और ये भी ऑयलर फॉर्म, तो आप और इजीली इसको ऑपरेट कर पाएंगे। क्या इतना समझ आए? एक बार इस वाले पार्ट को ट्राई करिए, आई होप अब आपको क्लैरिटी है कि एग्जैक्टली करना क्या है। अब जब आप इसे लिखते हैं इसकी ऑयलर फॉर्म में, तो सीधा सा थॉट ये निकल कर आता है, सर ऑयलर फॉर्म क्या होती है? ऑयलर फॉर्म में आपको चाहिए होता है मैग्नीट्यूड और उसका एंगल। तो बिल्कुल सर, यही Z1 को लिखने का एक तरीका होता है R e टू द पावर आयोटा थीटा मतलब पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल, जो कि कितना है ऑफकोर्स, जो कि है ऑफकोर्स π/4। क्या इस बात में कोई परेशानी है? आई होप अभी तक सारी चीज़ें क्लियर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा मेस्ड अप सी चीज़ें तो नहीं लग रही है ना। ऐसा क्यों लिखा? मेरे ख्याल से सर Z1 को उस फॉर्म में लिखने के बजाय ऐसा लिखो तो शायद मैं और इजीली चीज़ें सोच पाऊंगा। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनिए। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करने की सोचें तो क्या स्टूडेंट्स, Z2 माइनस Z1, तो Z2 नहीं पता, Z2 पता करना है, तो ये रहा Z2 माइनस Z1। Z1 कितना है सर? Z1 है 3 e आयोटा π/4। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? अपॉन ऑफ कोर्स 0 माइनस 0 है ओरिजिन, माइनस Z1, तो वो वापस कितना है 3e आयोटा मतलब e आयोटा e टू द पावर आयोटा π/4 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1। Z2 माइनस Z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 है, 0 माइनस Z1 इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 3 है, तो ये हो जाता है 4/3। तो इसे आप क्या लिखेंगे? इसे आप लिखेंगे 4/3। क्या इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट्स? इनटू ऑफ कोर्स अब क्या लिखेंगे? अब आप लिखेंगे e टू द पावर आयोटा, e टू द पावर माइनस आयोटा π/2। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? इसे आप लिखेंगे e टू द पावर माइनस आयोटा π/2। और आई होप ये नेगेटिव का रीजन आपको समझ आ रहा है। अगर मैं चीज़ें यहाँ पर ऐसे देख रहा होता, अगर मैं इसे यहाँ पर क्लॉकवाइज देख रहा होता तो मैं इसे पॉजिटिव ले लेता, लेकिन मुझे जो एंगल दिखा है वो दिस टू दिस शिफ्टिंग हुई है, और इस वजह से अगर मैं इसे ऐसे लिख रहा होता ना, अगर मैंने सिर्फ इसे ऐसा लिखा होता, सुनिएगा ध्यान से, 0 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, तो बिल्कुल उस केस में मैं इसे पॉजिटिव ले रहा होता, क्योंकि फिर उस केस में हम इसे क्लॉकवाइज घुमा रहे होते। क्या आपको रीजन समझ आ रहा है? बड़ी सिंपल सी सॉर्टेड सी बात है। अब इस रीजन, इस असर्शन पे हम बात करें तो सर शायद अब आंसर आप इजीली निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का सोचें तो थॉट बड़ा सिंपल सा है। क्या कि सर पहले तो यहाँ इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक सिंपल सा थॉट स्टूडेंट, सिंप्लीफिकेशन में अगर मैं देखूं तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जा रहा है, सीधी सी बात। अब क्या? अब सर आप देखो e टू द पावर माइनस आयोटा π/2, आप इसे क्या लिख सकते हो? π/2 याद आ रहा है? π/2 मतलब क्या सर? π/2 मतलब आप चले गए y एक्सिस पर। क्यों सर? क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं इसकी, इस एक्सप्रेशन की, e टू द पावर माइनस आयोटा π/2, तो क्या आप इसे कुछ लिख सकते हो? सर सीधी सी बात अगर बात करें तो मॉड तो 1 है, तो क्या हो जाने वाला है? तो हो जाने वाला है cos माइनस π/2 प्लस ऑफ कोर्स आयोटा साइन माइनस π/2। क्या आप पॉइंट समझ पाए? सर cos 90 डिग्री 0,
साइन 90 1 होता है, लेकिन ये माइनस साइन पाई बाई 2 है, तो -1 यानी माइनस आयोटा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा। सीधी सी बात है सर, वो माइनस आयोटा होना तय है। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को मैं रिप्लेस करूंगा किससे? माइनस आयोटा से। तो आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन जो बन के निकल कर आ रहा है, ये कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है Z2 - 3 e टू द पावर ऑफ कोर्स कितना? आयोटा टाइम्स पाई बाई 4। क्या इसमें कोई डाउट है? आई होप ये पार्ट आपको दिख जा रहा है। फिर क्या सर? फिर इस पार्ट को शिफ्ट किया। बाय द वे यहाँ पे हमें ऑलरेडी क्या दिख रहा है सर? मैं यहाँ 4 दिख रहा है ना? 4 दिख रहा है। इस पावर को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ? इसे मैं माइनस आयोटा से रिप्लेस कर रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन को, है ना? यहाँ पे से एक छोटा सा पार्ट हो रहा है माइनस ऑफ, तो इस माइनस को जब मल्टीप्लाई किया तो प्लस, और ये क्या बन जा रहा है? ये बन जा रहा है e टू द पावर आयोटा कितना है स्टूडेंट्स? पाई बाय 4। क्या इस बात में कोई कंफ्यूजन है? अभी क्या अगर मैं इसे वहाँ शिफ्ट करता हूँ तो Z2 जो आपका दिखेगा वो बनेगा सर, इसे ऐड किया तो 3। अब देखो e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4 और यहाँ कॉमन है, तो आप इसे लिखेंगे 3 प्लस ऑफकोर्स 4 आयोटा, और अब e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4 एज इट इज लिख देंगे। क्या इसमें कोई परेशानी? आई होप ये चीज़ अगर मैं कहीं ढूंढूं तो हमें ऑप्शन डी में ये एज इट इज दिखाई दे रहा है। क्या क्वेश्चन समझ आया? आई होप आपको क्लैरिटी है कि इससे ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू भी सीधे सीधे सोचा जा सकता है। एक अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी इंसाइटफुल क्वेश्चन, एक अच्छा मतलब बहुत ही डिटेल क्वेश्चन जिसमें हमने कई सारी बारीकियां एक्सप्लोर की। ये मेथड भी काफ़ी हद तक एफिशिएंट है, बस इसमें प्रॉब्लम यहाँ आ गई थी कि हम उसे फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते ना तो बहुत मेहनत करनी पड़ जाती। तो ऑयलर फॉर्म इसीलिए, जब प्रोडक्ट हो तो ऑयलर फॉर्म बेटर है। तो यहीं पर आकर मैं रुका जान करके कि सर क्यों स्टैंडर्ड मेथड यूज़ करें जब ऑयलर फॉर्म या पोलर फॉर्म इसे और इजीली आपको आंसर देगी। आई होप इन सारी चीज़ों को आपने समझा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका IIT JEE एडवांस का 2010 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लेट W बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना? देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z सेटिस्फाइंग। सर पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 पाई बाई 3 कितना होता है सर? 2 पाई बाई 3 यानी याद आ रहा है पाई बाई 3 यानी कितना सर? पाई बाई 3 की अगर आप बात करें तो पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री, 60 इंटू 2 120 डिग्री, यानी हो रहा है 120 डिग्री। 120 डिग्री को अगर आप सिंप्लीफाई करो तो हो जा रहा है 90 + 30। क्या आप बात समझ पा रहे हो? आई होप ये मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन और मतलब विजुलाइज कर पा रहे हो। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो ये क्या लिखा है? ये लिखा है सर कॉस पाई बाई 2 प्लस ऑफ कोर्स पाई बाई 6, है ना? प्लस कितना आयोटा, अगर मैं इसे और लिखूं तो ये लिखा हुआ है साइन कितना है स्टूडेंट्स? पाई बाई 2 प्लस ऑफ कोर्स पाई बाई 6। क्या दोनों बातें आपको समझ आई? आई होप इनमें कोई डाउट नहीं। अब अगर यहाँ से ऐसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें सर तो ये क्या दिख रहा है सर? कॉस 90 + थीटा होता है कितना? सेकेंड क्वाड्रेंट। 90 के कारण पहली बात तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाने वाला है, तो ये है साइन, है ना? बट पॉजिटिव है नेगेटिव सर? सेकेंड क्वाड्रेंट में ये कॉस जो है नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन पाई बाई 6, है ना? साइन 90 + थीटा, 90 के कारण ऑफ कोर्स वो कॉस में कन्वर्ट होगा, तो आयोटा तो रहने वाला है, और साइन किस में लिखेंगे हम? कॉस में। और व्हाट अबाउट द साइन सर? पाई बाई 2 प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो वो वैसे भी ऐसा रहेगा। क्या ये बात आपको समझ आई सर? साइन पाई बाई 6 यानी साइन 30, साइन 30 यानी कितना? 1/2, तो दिस इज -1/2 प्लस कॉस 30, कॉस 30 यानी √3/2, तो हो जाता है आयोटा √3/2। और सर अगर आप इसे ध्यान से देखें सो दिस इज नथिंग बट ओमेगा, तो उसने ये जो लिख कर दिया है ये क्या है आपका? ओमेगा। मेरे ख्याल से इतना निकाले बिना भी आपको ये वैल्यू याद रहनी चाहिए ओमेगा की, कि ओमेगा की आपकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसका ये पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। अब ये तो आपका क्या हुआ? ओमेगा। ओमेगा याद आ रहा है स्टूडेंट्स आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना? तो दिस इज नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर बेस्ड एक क्वेश्चन जो IIT JEE एडवांस 2010 में पूछा है। अब वो लिख रहा है देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z जो इसको सेटिस्फाई करते हैं इज इक्वल टू, मतलब जो इससे सेटिस्फाई करते हैं Z की वो अलग अलग वैल्यूज जो इससे सेटिस्फाई करती हैं। मेरा कहना है कि अगर सर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो देखो समझो बात को सर, डिटर्मिनेंट्स की अगर बात करें 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। आप कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करिए। डिटर्मिनेंट्स में ऐसा होता है कि आप कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 को अगर ऐड करें, ये डिटर्मिनेंट्स के कंसेप्ट हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें समझने की कोशिश करेगा। तो अगर आप कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करें, है ना, तो हम क्या लिखना चाह रहे हैं सर? मैं लिखना चाह रहा हूँ कॉलम 1 में, ध्यान से देखिएगा, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ये एक हल्का सा डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट है, और मैं यही बात बार बार कहता हूँ कि एडवांस के जब आप क्वेश्चंस करते हैं या मेंस के भी करते हैं तो वहाँ कंसेप्ट मर्ज हो रहे होते हैं। तो सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन नहीं, वहाँ एक कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स का तो दूसरा डिटर्मिनेंट का भी मर्ज करके पूछा जा रहा है, बस यही बात है। तो सर अगर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ऐड किया तो देखो फर्स्ट कॉलम में क्या दिख रहा है? Z + 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्या आप देख पा रहे हो? तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है Z + 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है सर, अगर कॉलम 1 में ऐसा हुआ है तो कॉलम 1 में अब रो 2 में भी देख लीजिए, तो यहाँ भी अगर मैं तीनों का ऐड करूँ तो Z + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर + 1, तो ये भी क्या दिखेगा सर? ये भी आपको दिखेगा Z + 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्या आप कुछ देख पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? इसी तरीके से रो 3 में भी अगर आप देखो तो ओमेगा स्क्वायर + 1 + Z + ओमेगा, तो ये भी क्या दिखेगा? ये भी आपको ऑफकोर्स दिखेगा Z + 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर।
क्या यहाँ तक कोई डाउट है स्टूडेंट्स? आई होप सीधी सी बात है। इसी के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा आगे देखें तो क्या नजर आ रहा है? अब नजर आ रहा है ओमेगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 है ना। तो ये क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? आपका जो सेकंड कॉलम है ओमेगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये है 1। क्या इस बात में कोई परेशानी? ओमेगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1, और आगे क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? ओमेगा स्क्वायर 1 और z प्लस ओमेगा। तो ये क्या है? ओमेगा स्क्वायर, ये आई थिंक 1 है, और फिर है z प्लस ओमेगा, ये है 1 और ये है z प्लस ओमेगा, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो आपसे कह रहा है 0। ठीक है सर, सारी बातें छोड़िए, एक छोटी सी बात याद करो। कौन सी बात? सर हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0। तो ये z और ये z, और डिटर्मिनेंट की किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से कोई वैल्यू आप कॉमन ले सकते हो। तो जैसे ही आपने z कॉमन लिया, ये क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये उन्हें समझ आएगा जिन्हें डिटर्मिनेंट्स भी पता है, क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स भी यूज़ हो रहा है। सो यहाँ पर थोड़ा सा आप चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। जिन्होंने अभी डिटर्मिनेंट्स नहीं पढ़ा है वो डिटर्मिनेंट्स कंसेप्ट का वेट करिए, वरना ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होगा। यहाँ ओमेगा 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 लिखा हुआ है। सो हियर वी हैव ओमेगा 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड ऑफ कोर्स 1, और अगर आप यहाँ देखें तो ये लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर 1 इंटू z प्लस ओमेगा। सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ऑफ कोर्स z प्लस ओमेगा। क्या इस बात में कोई परेशानी है? और ये आपको दे रहा है वो 0 के इक्वल। ठीक है सर, यहाँ से थोड़ा और हम आगे बढ़ें तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। और अगर ऐसा सोचा तो सर सीधी सी बात है, एक छोटा सा काम तो हम ये कर लेते हैं कि सर रो 2 के लिए रो 2 माइनस रो 1 कर लेते हैं, है ना। और ऐसा ही सेम थॉट किसके लिए ले लेते हैं सर? रो 3 के लिए भी रो 3 माइनस रो 1 कर लेते हैं और देखते हैं चीज़ें कैसे निकल कर आती है। सर अगर ऐसा किया तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या रो 2 में से अगर रो 1 सब्ट्रैक्ट की, तो 1 माइनस 1 0 है ना। पहले तो ये क्या बन जा रहा है? 0। पहले इसी की बात कर लेते हैं। जब आपने इसे सिंप्लीफाई करके लिखना चाहा तो क्या होगा? z। अब ध्यान से देखिएगा, रो 1 एज इट इज, तो रो 1 में क्या क्या दिख रहा है? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो सर इसे तो एज इट इज रखते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ऑफ कोर्स। फिर क्या सर? फिर आपने ये किया कि रो 2 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट की। सो 1 माइनस 1 0, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। तो ये क्या दिखेगा स्टूडेंट्स? ये आपका दिखेगा, ये तो 0 है, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। और क्या? और अगर सर ध्यान से देखें तो ये हो जाता है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ आप क्या लिख रहे हैं? ये आप लिखेंगे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर क्या सर? सिमिलरली आपने रो 3 में से भी रो 1 सब्ट्रैक्ट की। तो रो 3 में से जब आप रो 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस ओमेगा, है ना। तो यहाँ क्या दिख रहा है? ये तो 0 है और ये है 1 माइनस ओमेगा। क्या ये बात आपको समझ आई? और छोटा सा काम सर, z प्लस ओमेगा माइनस 1। तो ये क्या दिखेगा सर? आपका ये दिखेगा z प्लस ओमेगा माइनस 1, और ये कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। क्या इसमें कोई डाउट है? सर अब मेरे ख्याल से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, और आई होप आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया है मैट्रिसेस इन डिटरमिनेंट्स चैप्टर के अंदर कि अगर मैं इसे कॉलम 1 के अलोंग एक्सपांड करूँ तो 0 और 0 की चिंता करने की जरूरत नहीं। सर इस 1 के लिए इसे और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आपको ये सारी बातें याद आ रही है? तो एक तो आपका फैक्टर जो है वो z दिख ही रहा है, और अगर हम आगे बढ़े तो 1 इंटू दिस। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है सर? ये दिख रहा है z प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ये क्या दिख रहा है? z प्लस ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये सारी बातें आपको समझ आ रही हैं? अब अगर मैं आपसे पूछूं सर इसके कितने रूट्स, तो डिस्टिंक्ट रूट्स की बात हो रही थी। तो एक रूट तो आपका ऑफकोर्स आ रहा है जब आप z को 0 के इक्वल रखते हो। एक जो रूट आएगा जब आप z को रखोगे किसके इक्वल? इस फैक्टर को 0 के इक्वल। तो z की वैल्यू कितनी आएगी? z की वैल्यू आएगी नेगेटिव ऑफ दिस, यानी कितना? ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। आई होप ये बात आप समझ पाए। और एक और जो z की वैल्यू मिलेगी जब आप इसे 0 के इक्वल रखोगे, तो यहाँ से जो z की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी? ओमेगा माइनस 1 जब वहाँ शिफ्ट होगा तो हो जाने वाला है 1 माइनस ओमेगा। तो ये आपको 3 मेरे ख्याल से डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिल रही हैं, है ना। तो जब वो पूछ रहा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अब डिस्टिंक्ट मतलब क्या? तीनों अलग अलग होने चाहिए, तीनों यूनिक होने चाहिए। बस एक बार इसे क्रॉस चेक कर लेना स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। जैसे ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की मैं बात करूँ तो क्या ये और ये सेम तो नहीं है? बस इसे एक बार क्रॉस चेक कर लेने में कोई बुराई नहीं। तो हम एक छोटी सी बात जो जानते हैं वो क्या, याद करिए स्टूडेंट्स, हम एक छोटी सी बात जो जानते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर मैं एक सिंपल सा थॉट कंसिडरेशन में रखूँ, क्या जैसे हमने एक सिंपल सा पॉइंट पढ़ा है सर, क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 0 होता है। क्या आपको बातें याद है? यानी अगर मैं 1 माइनस ओमेगा जैसा यहाँ लाना चाहूँ तो मैं ओमेगा स्क्वायर को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। सुनिएगा ध्यान से, ओमेगा स्क्वायर को -1 माइनस ओमेगा से रिप्लेस करते हैं। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इस ओमेगा स्क्वायर को -1 माइनस ओमेगा से अगर मैं रिप्लेस करता हूँ तो ध्यान से देखिएगा, ये वाली जो वैल्यू इस z की, ये वाली जो वैल्यू ये कितनी है सर? ओमेगा तो है ऑलरेडी, ओमेगा स्क्वायर कितना है सर? वो है -1 माइनस ओमेगा।
क्या आप पॉइंट समझ पाए स्टूडेंट्स? आई थिंक इससे कोई ज़्यादा खासा बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो z की वैल्यू फाइनली आ रही है ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर से। क्या आप पॉइंट समझ पा रहे हो? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर जब आपने किया तो ओमेगा को एज इट इज रखा, ओमेगा स्क्वायर कितना रखा? -1 माइनस ओमेगा। तो जैसे ये रखा कितना, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस ओमेगा, तो हो जाएगी +1 प्लस ओमेगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, क्यों? क्योंकि नेगेटिव है ना, तो इस वजह से आपको क्या मिलेगा? इस वजह से मिलेगा आपको 2 ओमेगा प्लस 1। और जितना मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल सर ये है 2 ओमेगा प्लस 1 और ये है 1 माइनस ओमेगा, जो कि बेशक सेम नहीं है। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? तो बिल्कुल सर क्लियर सी बात है, ये एक डिस्टिंक्ट वैल्यू है, ये एक डिस्टिंक्ट वैल्यू और ये भी एक अपने आप में डिस्टिंक्ट यूनिक वैल्यू है। तो z की कितनी वैल्यूज़ हैं जो इसे सेटिस्फाई कर रही है? मैं कहूँगा z की सर यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं जो इसे सेटिस्फाई कर रही है, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3। कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स? अब एक क्वेश्चन मैं चाहूँगा आप एज अ होमवर्क ट्रीट करें और इसे आप खुद से ट्राई करें। एक और शानदार सा क्वेश्चन, आई विल डेफिनेटली टेल यू द हिंट किस क्वेश्चन को कैसे सोचना है। जेईई एडवांस ने 2011 में से पूछा है। इसे देखकर आप आइडिया लगा सकते हो कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन सारी बातों को छोड़कर आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो एक्स स्क्वायर, चूंकि एक्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप उसको एक्स बार लिख सकते हो, किसे? एक्स स्क्वायर को। सिमिलरली वाई स्क्वायर को वाई बार, जेड स्क्वायर को जेड बार। अब अगर आपको x बार निकालना है तो x है a प्लस बी प्लस सी, और ये सब क्या है? नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बिल्कुल आपको अगर ओमेगा कुछ स्ट्राइक करता हुआ दिख रहा है, ओमेगा अगर कुछ बनता हुआ दिख रहा है, तो बिल्कुल आप इनके भी कॉम्प्लेक्स नंबर इनके भी कॉन्जुगेट निकाल सकते हो। x अगर ये है तो x का कॉन्जुगेट यहाँ से निकालना आसान है, y अगर ये है तो y का कॉन्जुगेट यहाँ से निकालना बहुत आसान है, और z अगर ये है तो z का कॉन्जुगेट निकालना बहुत आसान है। अब आपको बस ये करना है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स बार लिखना है, तो x की इस वैल्यू को इसके कॉन्जुगेट से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू को y के कॉन्जुगेट से, यहाँ z की वैल्यू को z के कॉन्जुगेट से। एक एक्सप्रेशन आपको मिलेगा जिससे आपको सिंप्लीफाई करना है, और बेशक वो डिनोमिनेटर की वैल्यू से कैंसिल होकर आपको एक वैल्यू देगा जो कि आपका क्या होगी? क्लियर सा आंसर। एक बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड ऑफ कोर्स इन लेक्चर्स के दौरान हम अब ये भी इंश्योर करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस आपको यहीं पर एज होमवर्क क्वेश्चन जरूर दें। तो क्या यहाँ तक कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स? आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई भी स्कोप नहीं है डाउट का, है ना? अभी तक हमने बहुत ही ट्रिकी से पार्ट में एंटर किया जहाँ पे हमने बात की, ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से समझ में ज़रूर आया होगा हमने किस बारे में बात की। हमने बात की कॉम्प्लेक्स नंबर में डी ओवर से रूट्स ऑफ यूनिटी, और ग्रेजुअली हमने थोड़ा सा रोटेशन यूज़ किया क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस में चीज़ें यूज़ होंगी। और एक क्वेश्चन जो हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, वहाँ डिटर्मिनेंट्स यूज़ हुआ, क्योंकि जेईई एडवांस के भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कंसेप्ट मिक्स होकर पूछे जाएंगे। तो अगर कहीं कोई ऐसा कंसेप्ट आता है तो बेशक उस वाले पार्ट को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो स्किप ज़रूर करिएगा, वरना थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। पर एनीवे जब आप डिटर्मिनेंट पढ़ लें तो इसे नोट डाउन जरूर करके रखिएगा कि वाला पार्ट आप रिवाइज करें, तब आपको बहुत क्लैरिटी के साथ ये क्वेश्चन समझ आएगा। मेरा यकीन है कि आज के लेक्चर में कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपने बहुत ईजिली सारी चीज़ें समझी। सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात स्टूडेंट्स, हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, यानी कि किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स और अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे IIT JEE नीट, रेलवे, बैंकिंग, SSC, ऐसे हर सेक्टर हर सेगमेंट की हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट टू एट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई पेड वर्जन, कोई ट्रायल वर्जन नहीं है, पूरा कोर्स एट एब्सोल्युटली नो कॉस्ट। आप वेबसाइट पर जाइए magnetbrains.com, पूरा कोर्स आपके सारे अलग अलग प्रोग्राम्स अवेलेबल है। आप IIT JEE भी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट पर भी सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट सबसे खास बात, हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आपको लेक्चर से हेल्प मिल रही है, आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, तो उन्हें लाइक ज़रूर करिएगा वीडियोस को। चैनल को सब्सक्राइब करने से आप कोई अपडेट मिस नहीं करेंगे, आप हमेशा नोटिफाइड रहेंगे नए वीडियोस की रिलीज़ को लेकर। एंड द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि हर एक शख्स इस फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म को अवेल कर पाए और इससे बेनिफिट हो पाए। विद दैट वी आर कॉलिंग इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।